स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज का भी टॉपिक एकदम नया है। तो लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक। टुडे इज 6 दिसंबर 2023। ये 6 दिसंबर 2023 की बातें हैं। 6 दिसंबर 2023, डे इज वेंसडे, टाइम इज अबाउट 5:15 PM इन लखनऊ, है ना। I am Amit sir, with me Ankit sir. On behalf of the Samit Line Shoot, we are going to present the first ever lecture of the Limitation Act 1963. I hope so. Limitation Act will cover the 2 lectures. मुझे लगता है 2 lectures में ये complete होना ही चाहिए। आज पहला लेक्चर है द लिमिटेशन एक्ट, परिसीमन अधिनियम। परिसीमन अधिनियम या मर्यादा विधि लिमिटेशन एक्ट बोलते हैं। ये 1963 का एक्ट है। आप सबके हाथ में बेयर एक्ट है। कुछ नोट्स भेजे गए थे पहले। और लिमिटेशन एक्ट की एप्लीकेबिलिटी CPC के साथ हमेशा पढ़ाई जाती है। और सिलेबस की बात करें तो ये दिल्ली से लेकर हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन हर स्टेट्स में लिमिटेशन एक्ट की एप्लीकेबिलिटी है। 2 दिन में हम लोग इसको बेनिफिशियल बनाएंगे, नॉलेजेबल बनाएंगे। कोशिश किया जाएगा कि इसकी थोड़ी सी हम लोग जानकारी अपने हाथ में रखें, चाहे हमारे ये सिलेबस में है या नहीं, मगर इसकी रेलिवेंसी है। तो द लिमिटेशन एक्ट 1963, देखिए, दिस इज एन रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड एक्ट। ओल्ड एक्ट को इसने रिप्लेस किया था और ओल्ड एक्ट CPC के साथ बनी थी 1908 में। CPC कब की बनी है? 1908 की। तो ओल्ड एक्ट को बोलते थे द इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908। द इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908, उसी को रिप्लेस किया है किसने? द लिमिटेशन एक्ट 1963। तो पहली चीज जान लीजिए कि लिमिटेशन एक्ट ये पहला नहीं था। जैसे हम लोग आर्बिट्रेशन एक्ट पढ़े थे, वो पहला नहीं था, वो इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट आप किसी चीज पे करते हैं। देखिए, एक पहले कोई ओरिजिनल बनाते हैं और फिर उस पर हम लोग क्या करते हैं? इम्प्रूव। एक आप नोट्स बनाते हैं, फिर नोट्स को इम्प्रूव करते हैं। तो बेसिक कोई चीज होती है, उसी पे इम्प्रूवमेंट किया था। ये इम्प्रोवाइज थिंग्स हैं। ये ह्यूमन बीइंग है, हमारी आपकी ये नेचर है कि चीजों को इम्प्रूव करना होता है। धीरे धीरे हम लोग इम्प्रूव करते हैं चीजें। 1963 की जो लिमिटेशन एक्ट है, उसके बारे में आप सब बेयर एक्ट पे देखिए। तो आपके पास एक बेयर एक्ट होगी और उसमें देखिए सेक्शंस होंगे फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 30 ना। वैसे 32 तक होगा, ठीक है, 32 तक होगा, सेक्शन 1 टू 32। उसके बाद देखिए शेड्यूल होगा। शेड्यूल में आर्टिकल्स बोलते हैं। शेड्यूल में जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आर्टिकल्स। और देखिए 137 तक है। एक्चुअली शेड्यूल में ही दिया गया है कि किसी भी सूट को फाइल करने के लिए कितना समय है। दिमाग में एक चीज एकदम बैठा के करिए, लिखते भी रहिएगा। दिमाग में कुछ चीज़ों को ये बैठाइए कि दिस लिमिटेशन एक्ट विल बी अप्लीकेबल ऑन सूट्स, अपील एंड अप्लीकेशंस। कितनी चीज़ों पे लगा? सूट्स, अपील एंड अप्लीकेशंस। ऑनलाइन बेटा आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। ओके, यस सर, आ रही है। ठीक। तो चलिए, लिमिटेशन एक्ट 3 चीजों पे लगता है, द सूट्स, द अपील एंड द एप्लीकेशंस। आप देखिएगा, ये जो आपका जो हमने कहा शेड्यूल है, इफ यू केयरफुली वॉच दिस शेड्यूल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अगर देखिए ध्यान से, फ्रॉम आर्टिकल 1 टू 113 तक 113 रेजिड्यू क्लॉज है, 113। ये देखिए रिलेटिंग टू सूट होगा। पहला पार्ट किससे रिलेटेड है? कोई भी सूट फाइल करने के लिए क्या समय सीमा दी गई है, आप कितने टाइम लिमिट में आप सूट फाइल करें। उसमें 10 पार्ट हैं, बनाए गए अलग अलग है। मूवेबल प्रॉपर्टी, मूल प्रॉपर्टी, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट,
रिकवरी ऑफ मनी, इन सब के लिए देखिए फ्रॉम आर्टिकल 1 to 113 तक। तो पहला पार्ट हमने कहा था ना, लिमिटेशन एक्ट कितने चीजों पे लगता है, सूट्स, अपील एंड देन एप्लीकेशन। दूसरा पार्ट देखो 114 से लेकर देखिए 117, 18 जहां तक है देखिए वो है अपील के लिए। सेकेंड पार्ट किसके लिए आया, अपील के लिए। और देखिएगा थर्ड पार्ट जो है वो 137 तक है, वो है देखिए एप्लीकेशन। थर्ड पार्ट रिलेट टू एप्लीकेशन। अच्छा, एप्लीकेशन जब पढ़ेंगे सेक्शन 2 में तो एप्लीकेशन इंक्लूड्स पिटीशन, तो जहां हम लोग एप्लीकेशन लिखा है वहां लिख देते हैं इंक्लूड्स पिटीशन आल्सो। एप्लीकेशन में क्या और शामिल है, एप्लीकेशन इंक्लूड्स पिटीशन। तो हम सब अच्छी तरह इसको बड़े आराम से समझ सकते हैं कि जो ये शेड्यूल है यानी लिमिटेशन एक्ट है, ये एक्चुअली 3 चीज़ों के लिए परिसीमन यानी टाइम लिमिट देता है कि कितने, और यही लिमिटेशन एक्ट बताता कब से स्टार्ट होगा कब तक चलेगा। तो लिमिटेशन एक्ट कितने चीज़ों के लिए लगा, सूट, अपील और तीसरा एप्लीकेशन। अच्छा, एप्लीकेशन इंक्लूड्स पिटीशन, ठीक। तो ये देखिए आप सब पहले एकदम बैक से हमने शुरू किया इसीलिए कि हम लोग शेड्यूल देखें, और शेड्यूल में फ्रॉम आर्टिकल 1 to 137 और सब में देखो एक लिस्टिंग दिया होगा, इतना साल कब से चालू होगा, इतने साल के बीच सूट लाओ, आपने देखा ना। अभी हम उसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं, डे आफ्टर टुमारो हम लोग सॉरी डे टुमारो ना, कल इसमें देख लेंगे शेड्यूल में क्या क्या है जो अपने मतलब की चीज, क्योंकि शेड्यूल से भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, उससे भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो हम लोग देखें शेड्यूल में 3 चीजों की बात की गई और इन्हीं चीजों के बारे में तो मेन तो हमारा शेड्यूल है। देखो जब भी पूछा जाए ए ने एक सूट फाइल किया फॉर रिकवरी ऑफ मनी, बी ने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में लगाया कि सर ये रिकवरी ऑफ मनी टाइम बार्ड हो गया, 3 साल हो गए, तो 3 साल में रिकवरी ऑफ मनी का क्या हो जाता है, सूट टाइम बार। अगर आपको जिस दिन पेमेंट ड्यू हो गया उससे कितने साल के भीतर आपको रिकवर करना चाहिए था, मानिए मोटा मोटा मुझे याद नहीं हो सकता 3 साल ही हो वो शेड्यूल। तो अब जो अपोजिट पार्टी किसका डिफेंस लेगी कि सर ये टाइम बार्ड है, ये तो अब बेकार हो गया, रेमेडी टाइम बार्ड है। अगर कोर्ट को लगा तो कोर्ट सूट डिसमिस कर देगी, यानी कितने साल का है तो अब कोर्ट देखेगी कि भाई रिकवरी ऑफ मनी के लिए कितना टाइम है, तो शेड्यूल में पता चला कि इतना दिन है। ये कब से स्टार्ट माना जाए तो उसमें शेड्यूल में दिया किस दिन से आप मानेंगे, कब तक के लिए मानेंगे, ये सब चीजें हमारा शेड्यूल में है। मगर हमारा ये जो सेक्शंस है, ये सेक्शंस कुछ एग्जम्पशन क्लॉज देता है। ये सेक्शन शेड्यूल तो हमारा फिक्स है, मगर कुछ परिस्थितियों में इन सर्टेन सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस कोर्ट कैन कंडोन द डिले। कुछ सिचुएशंस में आइदर इट इज अ फिजिकल डिसेबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी, सिचुएशनल डिसेबिलिटी, कुछ परिस्थितियों में डिसेबिलिटी के केस में, नॉट इन केस ऑफ इनएबिलिटी, डिसेबिलिटी के केस में कोर्ट फिर टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर देती है, और इसी को प्रिस्क्राइब पीरियड कहते हैं। जब कोर्ट एक्सटेंड कर देती है समय, मानो 3 साल था मगर कोर्ट ने कुछ सिचुएशन देखी और 4 से 24 में आपने कहा सर देखिए हमारा वो सिचुएशन फॉल होता है, हमारे लिए टाइम लिमिट बढ़ा दीजिए, प्लेंटिफ ने कहा। अगर किसी में फॉल होता है तो कोर्ट क्या कर देगी, उस टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर देगी। तो ये जो एक्सटेंशन वाली चीजें कहां से कहां तक हम लोग को मिलेंगी, सेक्शन 4 to 24। तो हम लोग को पहले क्या करना है कि थोड़ा सा हम लोग देखें कि एक्सटेंशन कब कब होता है, ठीक, और कुछ जिस्ट जान लें तो ये हमारा लिमिटेशन कंप्लीट हो सकता है। इट मे बी पॉसिबल कि आप लोग एक ही दिन में इसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि आप लोग चीता हैं, साउथ अफ्रीका वाले है ना, हम लोग लॉयन हैं, इंडिया वाले। लॉयन कहाँ पाया जाता है, इंडिया में। अच्छा, छोटा सा एक न्यूज़ आप सबको दे दें, विंटर वेकेशन इस बार होगी और हम लोग कुछ दिनों के लिए बाहर रहेंगे, तो 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक, क्योंकि बच्चों की छुट्टी कब हो रही है, जो छोटे बच्चे, आपकी मोदी सरकार ने सब बदल दिया, मोदी सरकार ने बदल दिया, कहा नो क्रिसमस,
ये क्रिश्चियन वाला खत्म ना बेटा, खत्म। अब जितने भी स्कूल में छुट्टी होगी नए करिकुलम के हिसाब से कब तक हो रही है? 1 to 8, 1 to 10। उन्होंने कहा ये क्रिसमस उस्मस तो इटली में मनेगा, मेलोनी के यहाँ मनेगा, यहाँ तो नहीं मनेगा, हम लोग खिचड़ी मनाएंगे, है? तो 1 से 10 तक टेंटेटिव कोचिंग बंद रहेगी, 1 से 10 जनवरी, ठीक है। हाँ, तो 1 से 10 तक क्या होगी कोचिंग बंद। अब आइए लिमिटेशन पीरियड पे पहले बात कर लें, वहाँ दिमाग मत ले जाइए। हाँ, कई लोग तो बोलेंगे तो वहीं इटली हम घूमते रहेंगे, नहीं, वापस आइए ना, यहाँ पे ही पहले हम लोग बात करें, क्योंकि लिमिटेशन का मतलब ही है पुट योर सेल्फ इंटू अ लिमिट, अपने आप को एक दायरे में रखना ही क्या कहलाता है? लिमिटेशन। और सेक्शन 4 देखना ना, 24 तक एग्जेम्पशन है कि कब इस लिमिट की सीमाओं को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, वो कोर्ट बढ़ाती है सिचुएशंस में, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ जनरल चीज़ें, पहले लिमिटेशन एक्ट की बात करें, फिर आपको लिमिटेशन एक्ट पढ़ाएंगे। हम लोग ने कुछ आज आपको एक देखिए टेलीग्राम पे चीज़ें भी भेजी थी, आप निकाल लीजिएगा। कुछ चीज़ें जनरल रूल समझिए, पहले कुछ जनरल चीज़ें आपको बताएं, फिर डिफिनीशन पढ़ाते हैं। जनरल चीज़ पहली, लिमिटेशन एक्ट बार द रेमेडी नॉट द राइट, ये पंचलाइन है। जैसे कि हम लोग आर्बिट्रेशन में क्या पढ़े थे? आर्बिट्रेशन एक्ट सप्लीमेंट द कोर्ट प्रोसीडिंग बट नॉट टू रिप्लेस। उसी तरह लिमिटेशन एक्ट की पंच लाइन कहा जाए क्या होगी? तो इसकी मेन लाइन है लिमिटेशन एक्ट बार द रेमेडी बट नॉट डिस्टर्ब और टर्मिनेट योर राइट। ये आपके राइट को नहीं खत्म कर रहा है, क्या खत्म कर रहा है? ये आपके रेमेडी को एंड करता है। तो लिमिटेशन एक्ट बार्स द रेमेडी नॉट द राइट, याद रखिएगा। दो तरह का चीज होता है, एक यूवी जस्ट सीवी रेमेडियम पढ़े हो ना, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज। एक राइट होता है, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट राइट, प्राइमरी राइट। और राइट का अगर वायलेशन हो तो उस राइट को इन्फोर्स करने के लिए जो राइट मिलता है उसको रेमेडियल राइट बोलते हैं, सेकेंडरी राइट या रेमेडियल राइट। ये जो हमारा लिमिटेशन एक्ट है वो रेमेडी को बार करता है। यानी मान लीजिए एक हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, विद एन एग्जाम्पल, तब सेक्शन 3 आपको पढ़ाएंगे। विद एन एग्जाम्पल क्यों ये बार करता है रेमेडी को, राइट को नहीं। सपोज ए ने बी को डेट दिया है, ए ने बी को कुछ ऋण दिया है और 1 साल का समय दिया था, 1 साल बाद वो डेट बन गया। लोन कन्वर्टेड इनटू डेट आफ्टर 1 ईयर। अब 1 ईयर बाद जब हो गया तो उसके बाद लिमिटेशन पीरियड चालू होती है और ये ए का राइट है कि कितने साल में उसको रिकवर कर ले, 3 साल। रिकवर डेट रिकवर करने के लिए जो लिमिटेशन एक्ट में, आई होप सो 3 साल होगा, मैंने देखा नहीं पर 3 ही साल होगा। टू रिकवर द डेट कितना साल होता है? 3 साल मानो। तो अब ए को 3 साल के भीतर अपना डेट रिकवर कर लेना पड़ेगा अगर बी नहीं दे रहा है। मानिए ए स्लेप्ट ओवर हिज राइट, ए भूल गया और 3 साल तक उसने कोई सूट फाइल, ये टाइम बार डेप्ट हो गया। अब चौथे साल, 3 साल बीत जाने के बाद अगर चौथे साल ए सूट फाइल करेगा टू रिकवर द डेट, रिकवरी ऑफ डेट, ये रेमेडी हो गई ना। यू वांट, क्योंकि आपको डेट रिकवर नहीं हो रहा तो आप कहाँ आ रहे, सूट फाइल करके कोर्ट में। तो और अपोजिट पार्टी क्या कहेगी, सर ये डेट जो क्या हो गया है, टाइम बार हो गया। कोर्ट सूट को आपके क्या कर देगी, डिसमिस। और कोर्ट कहेगी आपकी रेमेडी थ्रू कोर्ट बार्ड हो गई, कोर्ट के थ्रू आपकी रेमेडी बार हो गई। अब आप जाइए, मगर कोर्ट ये नहीं कह रहा आपका राइट ही खत्म हो गया। अधिकार तो है मगर वो इम्परफेक्ट राइट हो गया। अब राइट ये कैसा हो गया, 3 साल तक परफेक्ट राइट था। परफेक्ट राइट वो राइट होता है जो कोर्ट के थ्रू रिकवरेबल होता है, और 3 साल बाद ये राइट कैसा हो गया, इम्परफेक्ट, विच इज नॉट रिकवरेबल बाय कोर्ट। अब मान लीजिए ए हाथ पे हाथ रख के बैठा है, 3 साल हो गए, हमारा सूट डिसमिस हो गया। तब तक 1-2 साल बाद कुछ दिव्य ज्ञान बी को प्राप्त हुआ,
कि कर्जा लोगे तो तुम नौकर बनोगे, ऐसे कुछ दिव्य ज्ञान आ गया। आजकल चल रहा प्रेमानंद जी का, सबका चलता ही रहता है ना। तो ऐसा दिव्य ज्ञान हुआ तो बी खुद ही आता है और ऐसे कहता है यार ऐसा करो, ये पैसा ले लो। ए ले लेगा। जब ए ले लिया, कुछ दिन बाद फिर बी आया, अब उसको फिर पुनः यथार्थ ज्ञान हुआ और कह रहा पैसा वापस करो, टाइम लिमिट बार्ड हो गया था। हमें मालूम नहीं था, हम तो पैसा दे दिए, मगर बाद में पता चला टाइम लिमिट क्या हो गया है, रिकवरी। क्या रिकवरी होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ए का राइट तो था, मगर ए बी से रिकवर नहीं कर सकता है क्योंकि टाइम लिमिट बार्ड हो गया। मगर अगर बी खुद दे दे तो तब थोड़ी ना रोक रहा। क्योंकि मैंने क्या बताया, ये लिमिटेशन एक रेमेडी बार कर रहा है, आपके राइट को बार नहीं कर रहा। कहीं और एक्ट से, कहीं और से भी अगर उसको पैसा मिल रहा हो, आप लोग सेक्शन 25 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते होंगे, एक्सेप्शन है, सेविंग है इसका। अगर कोई तैयार हो जाए कि हम आपको एग्री करते हैं, ठीक है आपका टाइम तो लिमिट बार हो गया 3 साल, पर हम आपको 2 साल में पैसा वापस कर देंगे, ये रिकवरेबल है ना। क्यों? क्योंकि ये सेक्शन 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, इसका एक्सेप्शन। देखिए ना सेक्शन 29 लिखा होगा, सेविंग देखो किसमें है ना। देखो सेक्शन कौन सा, देखो सेविंग वाला 29 देखो ना, 29 है ना। देखिए 29 में लिखा होगा सेक्शन 25 इज एन एक्सेप्शन। पढ़ा जाए? हाँ पढ़ दीजिए एक बार। देखिए सेविंग क्लास से शुरू करते हैं, क्योंकि आज हमने भी सेविंग की है, तो सेविंग से ही शुरू करते हैं। ठीक। हाँ। सेक्शन 29 सेविंग्स, सब सेक्शन 1, नथिंग इन दिस एक्ट शैल इफेक्ट सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कितना अच्छा बोला, कहा नथिंग इन दिस एक्ट, इस एक्ट में कुछ भी लिखा हो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 25 उस पर कोई प्रभाव, यानी सेक्शन 25 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस पे ओवरराइड कर गया ना, क्योंकि इस एक्ट के ऑपरेशन से वो सेव्ड हो गया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस पे ओवरराइड कर जाएगा। मैंने क्यों बताया, टाइम बार्ड एक्ट हो गया, 3 साल बीत गए, ए हाथ पे हाथ रखे बैठा, भैया 3 साल बीत गया, तो हम रिकवर नहीं कर सकते। बी आता है और कहता है मैं सोचता हूं कि तुमको पैसा 6 महीने बाद वापस कर दूं। ठीक, इन राइटिंग लिख के दे दिया, लिखित दिया है। कैसा लिख के दिया? इन राइटिंग साइन करके दे दिया। आप 25 सब क्लॉज 3 पढ़िए ना, उसमें लिखा अभी ये रिकवरेबल हो जाएगा। आपने खुद ही रेमेडी को फिर से रिवाइव कर दिया। हम लोग भी पढ़ेंगे अभी, देखिएगा सेक्शन 18, 19 पढ़ाएंगे, या इसमें सब दिया है। आसान नहीं है, हम भी 5, 6, 10, 5, 4, 5 दिन से हम पढ़ रहे हैं और पढ़ के देख रहे हैं कि इसमें क्या है यार, ये तो सागर है, पूरा है, अनंत गोता लगाने वाला है। लॉ वही ना, जीवन के पथ पे अगर ज्ञान के रथ पे, वो भी लॉ के रथ पे, तो आपकी कुछ भी ना हो, आपकी लाइफ 90 साल प्लस होगी, क्योंकि एंड ही नहीं होगा आपको कि यार अभी लिमिटेशन पढ़ना है, बाद में रजिस्ट्रेशन भी, फिर इसमें एक और कमेंट आया है, कमेंट्री पढ़ना है, कोर्ट ने जजमेंट बदल दिया, अब फिर नया पढ़ना है। तो जब नया नया सोचते रहोगे तो कभी भी यात्रा कंप्लीट एंड यू गेट एक्सटेंशन ऑफ टाइम। और कोई भी चीज आई ऑलवेज ऑपरेट विद द कंप्लीशन। मैं चाहता हूँ चीजें इनकम्प्लीट रहें, अधूरी रहें। अधूरी रहेगी तो बार बार मौका मिलेगा ना, कंप्लीट हो गई तो। इसीलिए कहीं घूमने उमने जाते हैं 2-3 जगह छोड़ देते हैं। हाँ, छोड़ देना चाहिए। क्यों? आने का मौका तो रहे। कोई चीज कंप्लीट कर लोगे तो बचा क्या फिर? तो अपूर्णता में भी बहुत कुछ चीजें हैं। मत पास हो, काहे पास हो जाओगे तो फिर नौकरी मिलेगी, जाओ दूसरा सर्किल में फंसोगे, फेल होते जाओ। तैयारी करते जाओ मजे से, बहुत मजा है तैयारी करने में, एकदम खाना पीना सोना मजे से, चौड़े होके वेट बढ़ाओ। इससे ज्यादा जो आज का समय है आप लोग का, दिस इज माई एक्सपीरियंस ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, इससे अच्छा समय आपको लाइफ में नहीं मिलेगा, ये समझ लीजिएगा। अभी आप नौकरी करिएगा, बता के हमको आके बताइएगा क्या स्थिति है। इससे बढ़िया समय क्यों नहीं है? क्योंकि कोई ज्यादा कोई टेंशन नहीं, बस एक ही टेंशन है, एग्जाम देना है और अगले एग्जाम की फिर सोचना है, बस यही तो सोचना है। कोई अंतिम एग्जाम है ये? अरे ठीक, सब चलता रहे, निरंतर प्रक्रिया है, तो डोंट वरी। तो 25 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसका क्या हो गया?
एक्सेप्शन और पढ़ दीजिए सेविंग में। Subsection 2. Where any special or local law prescribes for any suit, appeal or application a period of limitation different from a period prescribed by the schedule, the provisions of section 3 shall apply as if such period were the period prescribed by the schedule, and for the purpose of determining any period of limitation prescribed for any suit, appeal or application by any special or local law, the provisions contained in section 4 to 24 inclusive shall apply only in so far as and to the extent to which they are not expressly excluded by such special or local law. ठीक है, कह रहा है स्पेशल और लोकल लॉ पे भी 4 से 24 लगेगा अगर मना नहीं किया गया है, मगर अगर किसी स्पेशल एक्ट में कोई स्पेशल टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब हो तो सेक्शन 3 अप्लाई होगा। अभी 3 तो पढ़े नहीं, अभी हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट दिस लिमिटेशन एक्ट विद द डिफिनीशन क्लॉज। सेक्शन 2 निकालिए। सेक्शन 2 निकालेंगे, लिमिटेशन एक्ट स्टार्ट करने चल रहे हैं। लिमिटेशन एक्ट स्टार्ट करने से पहले फिर से दिमाग में वही चीज, लिमिटेशन एक्ट क्या बार करती है? रेमेडी बार करती है, राइट्स नहीं। राइट आपका वैसे ही है, बस अब जब टाइम लिमिट बीत गया तो आपका राइट क्या बन जाएगा? इम्परफेक्ट राइट। जो राइट आपका परफेक्ट था वो किस में कन्वर्ट हो गया? इम्परफेक्ट राइट हो गया। ठीक है, और कुछ चीजें ये जानिए कि ये लिमिटेशन एक्ट कोर्ट प्रोसीडिंग पे लगती है। किस प्रोसीडिंग पे लगती है? बार बार शब्द कोर्ट आएगा, कोर्ट डिफाइन नहीं किया, मगर कोर्ट का मतलब वही सिविल कोर्ट। और ये लिमिटेशन एक्ट कोर्ट प्रोसीडिंग पे लगती है, दिमाग में एकदम रखिएगा। कोर्ट प्रोसीडिंग पे लगती है, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल्स या और अन्य तरह के जो प्रोसीडिंग्स हैं उस पर ये अप्लाई नहीं होता। आर्बिट्रेशन पे ये लगेगा कि नहीं लगेगा, आप सब बताएं। अगर आर्बिट्रेशन एक्ट में लिखा है तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। 37 आर्बिट्रेशन एक्ट का क्या कहता था? अरे 37 का मेरे ख्याल से ऐसे ही कुछ था ना। आर्बिट्रेशन एक्ट कहता था लिमिटेशन एक्ट विल अप्लाई। हाँ 34 को एक्सक्लूड करके बाकी पे लगेगा। बाकी लगेगा, ध्यान रखिएगा। तो आर्बिट्रेशन एक्ट में चूंकि लिखा गया है कि लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा तो लग जाएगा, नहीं तो किसी भी स्पेशल एक्ट पे किसी भी प्रोसीडिंग में विच इज नॉट बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने अगर नहीं हो रहा तो ये अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट, ये 3 चीजों पे लगता है, मैंने क्या बताया? सूट, अपील और एप्लीकेशन। जनरली ये एक्ट सिविल प्रोसीडिंग्स पे लगता है। लिमिटेशन पीरियड किस पे लगता है? सिविल पे ना। जनरली लिमिटेशन एक्ट अप्लाई ऑन द सिविल प्रोसीडिंग, क्रिमिनल में नहीं लगना चाहिए ना। क्यों? क्या कोई अपराधी मर्डर करके आया है और उस पर ज्यादा ज्यादा मतलब लिमिटेशन एक्ट लिखा 12 साल, अब 12 साल में नहीं आया तो अब वो घूमे नहीं। द क्रिमिनल कैन नॉट लिफ्ट बाय द लॉन्ग हैंड्स ऑफ द लॉ, क्रिमिनल कभी बचेगा नहीं। इसलिए क्रिमिनल मैटर में एक्सेप्शनली केवल अपील पे लगता है, मगर जनरली क्रिमिनल मैटर में लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता। सीआरपीसी में आप सबने पढ़ा है 468 ना, जो कुछ है वो वही है, इससे अप्लाई तो क्रिमिनल मैटर में नहीं लगता है। तीसरी चीज, फंडामेंटल राइट। ये एक ऐसा राइट है जो सिंपल राइट नहीं है, ये स्टैट्यूटरी राइट के लिए बात कर रहा है। लिमिटेशन एक्ट किसके लिए बात कर रहा है? द स्टैट्यूटरी राइट्स, जो राइट्स गिवन इन अ डिफरेंट स्टैट्यूट एक्ट। ऐसे राइट्स जो स्टैट्यूटरी राइट है, लीगल राइट है, उनमें तो लग रहा है, बट दिस नॉट अप्लाई ऑन अ फंडामेंटल राइट। क्योंकि फंडामेंटल राइट किसके अगेंस्ट आप क्लेम करते हो? स्टेट। There can be no limitation period prescribed for a fundamental right, for enforcement of fundamental right. फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए जनरली कोई प्रिस्क्राइब पीरियड नहीं, हाँ लैचेस लगता है। तो फंडामेंटल राइट को इस एक्ट से गवर्न नहीं होता है। फंडामेंटल राइट एक स्पेशल राइट है, ठीक है, वो एक स्पेशल राइट है, इसीलिए वो हमारा ग्रैंड नॉर्म है, स्पेशल राइट है, उस पे ये नहीं लगेगा। तो फंडामेंटल राइट चूंकि स्टेट के अगेंस्ट मिलता है तो दिस एक्ट विल नॉट अप्लाई अगेंस्ट द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल। अगर ऐसा रहता तो आर्टिकल 32 पे लिखा गया जाना चाहिए, लिखा नहीं है, ठीक है। एक शब्द आता है लैचेस।
LACHES, त्रुटि, कमियां। एक शब्द लिमिटेशन एंड लैचेस के बारे में जाने। लिमिटेशन एंड लैचेस, देखिए ये जो लिमिटेशन एक्ट है ना कि इतने दिन के भीतर आप करें, क्यों आखिर लिमिटेशन एक्ट बना होगा, जरा आप खुद सोचिए। ये इसलिए बना है, देयर शुड बी एंड ऑफ लिटिगेशन ना, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट दैट देयर शुड बी एंड ऑफ, अनलिमिटेड नहीं कि आज का मैटर आप 50 साल बाद कोर्ट में आ रहे हो, तो बताओ 50 साल बाद कोर्ट में आओगे तो डिफेंडेंट को क्या कुछ याद होगा, क्या कागजात रह गए होंगे, एविडेंस सब ऑलरेडी क्या हो गए होंगे, डिसअपियर। तो ये सोचा गया कि किसी भी सिविल सूट को विद इन टाइम पीरियड ही इंस्टीट्यूट किया जाए, क्योंकि डिफेंडेंट की क्या एगोनी में पड़ा रहा है, ए ने बी को पैसा दिया और बी नहीं दे पाया, अब भी ज्यादा से ज्यादा कितना दिन अपने डिफेंस को तैयार रखे, 3 साल। क्या वो एंडलेस पूरी लाइफ भर सोचे कि हो सकता है ये सूट फाइल करे तो हमको व्यवस्था करना पड़ेगा? नहीं, केवल एक टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है जिसमें डिफेंडेंट अपने आप को रेडी रखे, उसके बाद वो सारे कागज फाड़ के कि अब हमारे खिलाफ कोई इस मैटर में सूट होने वाला नहीं है। तो लिमिटेशन पीरियड इसीलिए रखा गया था कि एविडेंस भी आपको तभी मिलेगा जब विद इन टाइम हो, हर चीजें विद इन टाइम होनी चाहिए, इसीलिए लिमिटेशन पीरियड प्रैक्टिकली प्रिस्क्राइब किया गया। और ये इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट है कि देयर शुड बी एंड ऑफ लिटिगेशन। और ये जो लिमिटेशन है इसका जो जन्म हुआ है, ये जब हम लोग इंग्लैंड की बात करें ना, तो इंग्लैंड में हमने बताया था 2 तरह की लीगल सिस्टम थी ना, एक कॉमन लॉ और दूसरी इक्विटी लॉ। कॉमन लॉ और इक्विटी लॉ, कॉमन लॉ में लिमिटेशन नहीं प्रिस्क्राइब था। इक्विटी लॉ जो है, इक्विटी जो कोर्ट होती थी ना, इक्विटी कोर्ट कहती थी we will help the vigilant not the dormant, equity help the vigilant and not the dormant, the person who slept over his life court will not help him। ये इक्विटी लॉ का ओल्ड मैगजीन है, जब आपको हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। इक्विटी कोर्ट कहती है कोर्ट उसी की मदद करेगी जो विजिलेंट हो, जो विद इन टाइम आकर अपने राइट्स को इन्फोर्स कराए। इक्विटी हेल्प्स द विजिलेंट नॉट द डॉर्मेंट, ये प्रिंसिपल इक्विटी का है। और इक्विटी कोर्ट ही में एक डिसीजन आता है, इक्विटी कोर्ट कहती थी इफ देयर इज एनी लैचेस, वहां लिमिटेशन वर्ड यूज नहीं था। इक्विटी कोर्ट में कौन से वर्ड यूज करते थे? लैचेस। अगर कोई डिफेक्ट है, लैचेस है इन इंस्टीट्यूटिंग तो इक्विटेबल, तो व्हाट इज लैचेस? Laches is a time period beyond which no equitable right can be claimed. Laches is a time period beyond which no equitable right can be claimed. Laches is a time period beyond which no equitable right can be claimed। और ये फिक्स्ड नहीं था, ये फेयर प्ले एंड बेस्ड ऑन द जस्टिस था ना, इक्विटी लॉ लिखी नहीं थी ना। तो कोर्ट देखती थी किस मामलों में कितना दिन का समय होना, और उसके बियॉन्ड आओगे तो वो लैचेस में आ जाता था। और लैचेस कहता था कि इक्विटेबल राइट आप अगर एक समय के बाद आएंगे तो हम इन्फोर्स नहीं करेंगे, मगर ये केस टू केस डिपेंड था। उसी को कॉमन लॉ में, उसी लैचेस को कॉमन लॉ में क्या यूज किया गया? लिमिटेशन। तो कॉमन लॉ में उसी टाइम पीरियड को वर्ड यूज किया गया लिमिटेशन। और जो लिमिटेशन जब बना है इंडिया में, तो इंडियन लिमिटेशन एक्ट या द लिमिटेशन एक्ट 1963, ये लिमिटेशन एक्ट जो है प्लेंटिफ पे केवल अप्लाई होता है। किस पे अप्लाई होता है? ध्यान रखिए, मोटा मोटा कुछ चीजें आपको बता रहे हैं जो कॉन्सेप्ट है। दिस लिमिटेशन एक्ट अप्लाई ऑन द प्लेंटिफ एंड नॉट अगेंस्ट द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट तो अपना डिफेंस ले सकता है, डिफेंस के लिए नहीं, ये सूट फाइल करने के लिए। हमने क्या बोला? हमने कहा दिस लिमिटेशन एक्ट अप्लाई फॉर अ सूट, अपील एंड एप्लीकेशन। दिस लिमिटेशन एक्ट जनरली नॉट अप्लीकेबल अगेंस्ट द डिफेंडेंट। मगर जो लैचेस था, इक्विटी चूंकि इक्वलिटी तो वहां तो दोनों पे लगता था। यहाँ पर जो लिमिटेशन एक्ट प्रिस्क्राइब किया गया है थ्रू कॉमन लॉ, और भारत में तो हर चीजें हम लोग स्टैट्यूट के थ्रू लाते हैं, तो ये जो लिमिटेशन एक्ट है ये किस पे जनरली अप्लाई होता है? ऑन द प्लेंटिफ एंड नॉट अपॉन द डिफेंडेंट। ये प्लेंटिफ के लिए, डिफेंडेंट तो 12 साल बाद भी आ सकता है।
प्लेंटिव का कॉन्ट्रैक्ट विशिएट कराने का मान लीजिए 3 साल है, ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड प्लेंटिव चाहे तो 3 साल में विशिएट करा ले। ये समय वाला हो सकता है मुझसे गलत हो जाए, क्योंकि अभी हम लोगों ने चार्ट नहीं पढ़ा है ना। मान लीजिए प्लेंटिव का समय बीत गया, कोई बात नहीं, डिफेंडेंट अपने रिटर्न स्टेटमेंट में ये चीज लिख सकता है। तो ये लिमिटेशन एक्ट का जो टाइम लिमिट है ये केवल किसको बांध रहा है? जनरली टू द प्लेंटिव या क्लेमेंट को। जनरली ये डिफेंडेंट पे अप्लाई नहीं होता। तो इस तरह से अभी हम लोग कुछ और भी पॉइंट्स इस पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वो पेज निकाल लो जो स्टेप, उसमें कुछ पॉइंट्स थे। आ जाइए अंकित सर, वो जो आज पेज भेजे, जो आप सबको भेजे हैं ना एक टेलीग्राम पे, कुछ उसमें पॉइंट्स मुझे अच्छे लगे तो हमने भेज दिया कि भाई आप सब उसको कर लें और कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं, देन कम टू द बेयर एक्ट। एप्लीकेबिलिटी ऑफ लिमिटेशन एक्ट। ठीक है। Number 1. The Act applies to all suits and appeals and certain applications specified in the articles of the Act. Application include the petition. ये हम लोग क्लियर है ना सबको? अभी हमने बोला है। ठीक। दूसरा ये रिट ने, हाँ याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर तो इसमें आएगा ही नहीं। इट विल नॉट अप्लाई अगेंस्ट द रिट पिटीशन। रिट पिटीशन पे तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग कहें ना फंडामेंटल राइट पे कोई भी लिमिटेशन पीरियड अप्लाई नहीं होती। हाँ। Second, limitation only applies to institution of proceedings, not to their continuation. The bar does not apply to steps which constitute a mere continuation of pending proceeding, where a suit is validly instituted but the plaintiff is returned for some purpose and represented. Such representation is only a continuation of the suit and does not affect the question of limitation. लिमिटेशन पीरियड केवल इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के लिए है। किस पॉइंट पे लगता है ये? इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट या प्रेजेंटेशन ऑफ सूट। सूट को प्रेजेंट कब मानते हैं? जब प्लेंट इंस्टीट्यूट करते हो। वंस योर प्लेंट हैज बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड, एक बार आपने सूट ड्यूली इंस्टीट्यूट कर दिया विद इन ए टाइम पीरियड, उसके बाद वो रिटर्न हो, फिर उसमें कुछ प्रोसीडिंग्स लगे, स्टेप पे अप्लाई नहीं होता है। इंटरमीडियरी स्टेप पे नहीं अप्लाई होता है। यानी एक बार आपने विद इन ए लिमिटेशन पीरियड अपना सूट इंस्टीट्यूट कर दिया तो अब लिमिटेशन पीरियड चालू हो गया। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर बाद में कोर्ट ने आपके सूट को कुछ डिफेक्ट पाके रिटर्न कर दिया कि इसको ले जाइए, ये हमारी कोर्ट में नहीं लगेगा, ये गोमती नगर वाली कोर्ट में जाएगा, तो अब रिटर्न ऑफ द प्लेंट पे ये अप्लाई। ऑर्डर 710 ना, रिटर्न ऑफ द प्लेंट पे अप्लाई नहीं होता। कभी कभी गलत कोर्ट में चले तो रिटर्न पे नहीं, आपने इंस्टीट्यूशन बस प्रॉपर कोर्ट में करिए, उसके बाद वो सब स्टेप्स हैं। अब लिमिटेशन एक्ट का काम खत्म। हाँ, और चलिए। Third, limitation and criminal proceedings. The Limitation Act does not apply to criminal proceedings unless it is made applicable to them by express provision. ठीक है। लिमिटेशन एक्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग पे जनरली अप्लाई नहीं। नेक्स्ट। Example, period of limitation have been provided for. छोड़ दीजिए इसको, ये सब पढ़ लेंगे। Fourth, applicability to fundamental rights and writ petition. नहीं लगेगा ना? ठीक। नेक्स्ट बताइए। Fifth, applicability to arbitration proceedings. आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में लगता है क्योंकि आर्बिट्रेशन एक्ट में ऐसा लिखा गया। नेक्स्ट। Sixth, limitation bar suit not defense. अच्छा, ये हम अभी बता रहे थे ना, लिमिटेशन एक्ट किस पे लगता है? प्लेंटिव पे। ये सूट पे लगेगा, प्लेंट पे लगेगा। रिटर्न स्टेटमेंट पे अप्लाई, रिटर्न स्टेटमेंट आप अपने हिसाब से जब लाए उस पे अप्लाई नहीं था। नेक्स्ट बताइए। हो गया खत्म। अब आइए बेयर एक्ट। सबको ये बेयर एक्ट पे निकालिए और बेयर एक्ट को हम लोग देखते हैं, समझते हैं, कुछ चीजों को समझें। कुछ चीजें आप लोग को समझ में आई होंगी। कुछ चीजें समझ में आई ना? ऐसा तो हम प्रिज्यूम कर सकते हैं ना सेक्शन 114 में जो चीजें नेचुरल हैं, फैक्ट। हाँ बेटा। हाँ। क्या ये मैरिज पे भी अप्लाई होता है? नहीं, मैरिज, डाइवोर्स, ये मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स पे लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता। उसी एक्ट में जो दिया होगा तो लगेगा, केवल अपील के लिए होगा।
देखिएगा मैरिज लॉ में केवल अपील के लिए लिमिटेशन पीरियड, वो भी उसी में हो, ठीक है। क्योंकि ये बताओ कि शादी को एनल कराने के लिए, समाप्त कराने के लिए सेक्शन 12 में है, अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस वगैरह करके, बाकी डाइवोर्स के लिए कोई समय सीमा हो ही नहीं सकती। 50 साल बाद हमें मन कर गया, निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, तो कोई लिमिटेशन नहीं है। फर्स्ट फ्लोर पे भी जा सकती है। नहीं, इतना तेज जो हम बोले, हम तो पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ाने की बात अलग होती है। हाँ चलो, हाँ इसके साथ रिजवाइंडर लगा हुआ है। पिज्जा डिलीवरी में भी लिमिटेशन होता है 30 मिनट का, तो गोली मार देते ना, नहीं वो पहले दिखाता था, नहीं तो फ्री मिलेगा। फ्री मिलता। हाँ, An act to consolidate, the Limitation Act 1963, 1963, हाँ ठीक है। An Act number 36 of 1963, छोड़ दीजिए an सर। act to consolidate and amend the law for the limitation of suit and other proceedings and for purposes connected therewith, be it enacted by Parliament in the 14th year of the Republic of India, as follows. Part 1 preliminary. Short title, extent and commencement, subsection 1. This act may be called the Limitation Act 1963. Number 2, any subsection 2, it extends to the whole of India. Subsection 3, it shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint. ये शायद 64 में है। 1 जनवरी 1964. 1 जनवरी 1964 को इसका इन्फोर्समेंट डेट है, 1 जनवरी 1964, ठीक है। Section 2, definitions. In this act, unless the context otherwise requires, A. Applicant includes first a petitioner, second application includes, इसीलिए कहा ना। अब देखिए इसको पढ़ते चलिए, इस सब में खूब प्री में आता है। अप्लीकेशन इंक्लूड्स, मैंने कहा पिटीशन, तो अप्लीकेंट इंक्लूड्स पिटीशनर, ठीक। हाँ। number 2, any person from or through whom an applicant derives his right to apply. ठीक है। Third, any person whose state is represented by the applicant as executor, administrator or other representative. अप्लीकेंट में ये सब तीनों आ जाएंगे। अप्लीकेंट इंक्लूड पिटिशनर, रिप्रेजेंटर, एडमिनिस्ट्रेटर, उसका सूट को जो रिप्रेजेंट कर रहा हो, ये सब अप्लीकेंट में आएंगे। नेक्स्ट, इसके बाद सिर्फ निशान वाले ना। हाँ नहीं, सेकंड बताते चलें। बी, एप्लीकेशन इंक्लूड्स अ पिटीशन। ये तो हम लोग डिस्कस कर लिए थे ना। देखिए इसलिए कह रहे हैं ना, देखो हर जगह प्री में दिखेगा ना ये फलाना इंक्लूड्स, मगर एक जगह देखो सूट डज नॉट इंक्लूड लिखा होगा। देखो सूट की डिफिनीशन में क्या लिखा हुआ, आई ना, एल देखो, सूट डज नॉट इंक्लूड एन अपील और एन एप्लीकेशन। एल टू एल, ये बहुत बार दिल्ली में पूछा, क्यों? क्योंकि हम लोग की आदत अभी जब पूरा पढ़ाएंगे तो इट इंक्लूड्स, मगर सूट में अपील या एप्लीकेशन शामिल डज नॉट इंक्लूड, अंडरलाइन कीजिएगा, सूट डज नॉट इंक्लूड अपील या एप्लीकेशन। और शुरुआत में आ जाइए, ठीक वाला ही बताते चलो, नॉट वाला है ना। सी, बिल ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज में सब आ जाएंगे, हुंडी एंड चेक, हुंडीज, चेक। बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड्स हुंडीज एंड चेक्स। और चलिए डी, बॉन्ड includes any instrument whereby a person obliges himself to pay money to another on condition that the obligation shall be void if a specified act is performed or is not performed as the case may be. बॉन्ड इंक्लूड जेम्स बॉन्ड, है ना। ये दूसरा बॉन्ड है। बॉन्ड माने अपने आप को बांधना। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बांधना, ऑब्लिगर, इसलिए वर्ड क्या आ रहा है, ऑब्लिगर। व्हेन वन पर्सन ओब्लाइजेस हिमसेल्फ टू रीपे द मनी, जब भी आप किसी को पैसा देते हैं, अनसिक्योर्ड डेब्ट में भी आप पैसा देते हैं तो उससे लिखवाते हैं ना,
कि लिख के दो कि हमसे तुमने 1 लाख रुपया दिया और 1 साल बाद 1,20,000 हमको वापस, ये जो वो लिख के दे रहा है बी आपको, यही क्या कहलाएगा? बॉन्ड। वो अपने आप को बाध कर रहा, वो ऑब्लिगर बन गया। ही ओब्लाइजेस हिमसेल्फ टू रीपे द मनी, इसी को बॉन्ड कहते हैं। और बॉन्ड में यही सब कंडीशंस होती हैं। नेक्स्ट बताइए। E. Defendant includes first any person from or through whom a defendant derives his liability to be sued. Second, any person whose estate is represented by the defendant as executor, administrator or other representative. ठीक है, F. Easement. छोड़ दो। G. Foreign country. ये भी छोड़ दीजिए, देश से बाहर सब विदेश है। H. Good faith. हाँ, ये वही आईपीसी वाला है, पूछा गया है, चूंकि पूछा गया है कि गुड फेथ, नथिंग विच इज सेड टू बी गुड फेथ विच इज नॉट डन विद ड्यू केयर एंड Caution. Attention. ड्यू केयर एंड अटेंशन, तो ये भी पूछा गया है। गुड, हाँ बेटा। सेक्शन 26 के अंदर एक इंडिजिन पर्सन एप्लीकेशन भी थ्रू फाइल करता है, तो वो यहाँ पे लिखा है suit does not include application or appeals. हाँ, ठीक है। तो उसकी एप्लीकेशन को यहाँ पे कंसीडर करेंगे या नहीं? हाँ, जब इंडिजेंट वाले मामले में हमारे पास स्पेसिफिकली देखना सेक्शन 13 या 14 दिया है, उतना टाइम पीरियड खत्म कर देते हैं। जितने दिन में आपने इंडिजेंट एप्लीकेशन डाली है, देखो सेक्शन 13 या 14 उसके लिए स्पेशल दे रहा है। 13 है ना, देखना बेटा 13 में लिखा गया है, अभी हम लोग जब पढ़ेंगे ना कि सेक्शन 13 में लिखा है जितना दिन तुमने इंडिजेंट एप्लीकेशन फाइल किया वो एप्लीकेशन का समय समाप्त हो जा रहा है, यानी वो सूट में शामिल नहीं है। मिला ना, वो भी हम पढ़ाएंगे। तो एप्लीकेशन में इंडिजेंट एप्लीकेशन आएगा मगर सूट में इंडिजेंट एप्लीकेशन अप्लाई नहीं होगा, यानी इस लिमिटेशन एक्ट में उस समय पीरियड को, मानो इंडिजेंट गरीब हैं हम, हमारे पास कोर्ट फीस नहीं है, पहले इसके लिए आप अप्लाई करते हो ना, ऑर्डर 33 में करते हो, मानो 3 साल लग गया कोर्ट को और कोर्ट ने डिसाइड किया कि नहीं ये गरीब है या नहीं है, ये 3 साल उस लिमिटेशन पीरियड से क्या कर दो, डिडक्ट कर दो, प्रिस्क्राइब पीरियड उसके बाद चलेगा। तो इंडिजेंट एप्लीकेशन इस लिमिटेशन एक्ट की सूट की डिफिनीशन में नहीं आएगी। ठीक है, और चलिए। I. Plaintiff includes हाँ, first प्लेंटिफ इंक्लूड्स देखिए, any person from or through whom a plaintiff derives his right to sue. Second, any person whose estate is represented by the plaintiff as executor, administrator or other representative. देखिए डिफेंडेंट और प्लेंटिफ का दोनों डिफिनीशन देख लीजिएगा, दो है, जिससे राइट डेराइव कर रहे हैं, या अगर प्लेंटिफ का राइट उसके किसी एग्जीक्यूटर को मिल गया है तो वो भी क्या कहलाता है, प्लेंटिफ। तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की परिभाषा को सीपीसी के हिसाब से ब्रॉड किया गया है। और चलिए, J. Period of limitation ये बहुत means इंपॉर्टेंट है। हाँ, the period of limitation prescribed for any suit, appeal or application by the schedule and prescribed period means the period of limitation computed in accordance with the provisions of this act. अब देखिए 2 शब्द हैं, एक है लिमिटेशन पीरियड, दूसरा प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। एक है लिमिटेशन पीरियड और दूसरा है प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। लिमिटेशन पीरियड वो पीरियड है जो हमारे शेड्यूल में दिया है, 2 साल, 5 साल, 10 दिन, 30 साल, अभी जब पढ़ाएंगे तो देखिएगा, वो है लिमिटेशन पीरियड। और प्रिस्क्राइब पीरियड कब से वो स्टार्ट होगा और किस दिन तक काउंटिंग करें। प्रिस्क्राइब पीरियड का मतलब कब से वो स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी जब 4 to 24 पढ़ेंगे तो वही लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड हो जा रहा है। तो जब मानिए कोई बंदा माइनर है, माइनर की तो स्विंग कैपेसिटी नहीं है ना, मान लीजिए आज उसको कॉज ऑफ एक्शन एराइज हुआ मगर वो अभी 14 साल का है, सूट फाइल करने के लिए मिनिमम माइनॉरिटी कितना, 18 साल। तो 4 साल का जो उसका लिमिटेशन पीरियड था वो प्रिस्क्राइब पीरियड ने उसके 4 साल को हटा दिया ना। अब वो 4 साल उसका कब स्टार्ट होगा, ये लिमिट 18 का जब हो जाएगा। यानी प्रिस्क्राइब पीरियड वो है कि कब से जोड़ें, तो जोड़ें तब जब वो 18 साल का हो जाए। और चलिए, J. Period of limitation
हाँ ये तो हो गया। हो गया। के promissory note means any instrument whereby the maker engages absolutely to pay a specified sum of money to another at a time therein limited or on demand or at sight. Or at sight. और चलिए, ये नहीं आता है। L suit does not ये हो गया। ये तो हो ही गया। एल तो इम्पोर्टेंट है ना। M tort टॉर्ट की डिफिनीशन civil wrong which is not exclusively the breach of contract and or बीच the breach of a trust. देखिए ये प्री में खूब पूछते थे ना पहले, क्योंकि टार्ट डिफाइन नहीं है। टार्ट एक्ट कैसा है? ऐसा है कि उसकी बेयर एक्ट छपती नहीं है ना, क्योंकि टार्ट्स है अनकोडिफाइड लॉ। वो हमारे लीगल राइट्स के बारे में ना, और लीगल राइट्स को अगर कोडिफाई कर देंगे तो लिमिटेड, कोई भी चीज़ अगर लिख के दे दो तो बंद गई ना। अगर आप लिखे ना तो उसकी समय सीमा बड़ी है ना। तो यहाँ कह रहा है जो टॉर्ट की डिफिनीशन है वो किस सेक्शन में दी हुई है? सेक्शन 2 स्मॉल एम कह रहा है एनी सिविल राइट अदर देन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज कॉल्ड अ टॉर्ट। तो ये टॉर्ट की डिफिनीशन 2M में। और चलिए, N trustee does not include a benamidar, a mortgagee remaining in possession after the mortgage has been satisfied or a person is in wrongful possession without title. ठीक है, ये तो नहीं पूछा जाता है, जब पूछा जाएगा तो पढ़ लेना। ठीक है, हाँ टाइटल वाला। इसमें कुछ ही चीज़ें जो पूछी गई हैं वो कौन कौन सी हैं, एक बार फिर से आप टिक लगवा दीजिए जो पूछी गई हैं। A C D भी करी लो, बॉन्ड और ये एप्लीकेशन इंक्लूड अ पिटीशन। हाँ ये तो है ही एप्लीकेशन। तो B A B C D। तो फिर क्या बचा? E F मत करो, ईजमेंट छोड़ दीजिए, चलिए ये लोग कर ही लेंगे। अब आइए कितना है सेक्शन ही 3। पढ़ना। हाँ पढ़ डालिएगा, अब छोड़ दीजिए। अब एक ही दो बचा तो वही इंपॉर्टेंट हो जाएगा फिर तो। हाँ बेयर एक्ट आप सबकी ऐसी रंगी पोती होगी। हमसे बच्चे पूछते हैं सर इसमें इंपॉर्टेंट बता दीजिए। अब ज़्यादातर तो हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते ही हैं, तो फिर इंपॉर्टेंट क्या है भाई, लॉ है तो उसको पूरी तरह आपको फैब्रिक की तरह पढ़ना पड़ता है। अभी देखिए कोई भी चीज़ अभी हम लोग छोड़ते हैं, अगर इंडिजेंट तो इंडिजेंट कहाँ पर है, देखिए 13। तो यानी पूरी हम लोग को थोड़ा थोड़ा सबको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाओ। पार्ट 2 लिमिटेशन ऑफ सूट्स अपील्स एंड एप्लीकेशंस। सूट्स अपील एंड, बार बार ये शब्द देखो आ रहा, सूट अपील और एप्लीकेशन। ठीक। Section 3 bar of limitation. Subsection 1 subject to the provisions contained in section 4 to 24 inclusive every suit instituted, appeal preferred and application made after the prescribed period shall be dismissed although limitation has not been set up as a defense. कितना अच्छा लिखा है देखिए। कह रहा है एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड, अपील प्रेफर्ड। देखिए अलग अलग शब्द, देखिए सबके लिए अलग शब्द यूज किया। सूट इंस्टीट्यूट होता है, अपील प्रेफर्ड होता है, एप्लीकेशन मेड की जाती। कह रहा सूट अपील एप्लीकेशन जो कि प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बाद अगर की जाए, 4 to 24 वाले में जो दिया वो सब देख के उसके बाद किया जाए तो फिर वो सूट क्या होगी, अपील क्या होगी, एप्लीकेशन डिसमिस्ड हो जाएगी। एक बार फिर पढ़ लीजिए। Subsection 1 bar of limitation. Section 3 subsection 1 subject to the provisions contained in section 4 to 24 inclusive every suit instituted, appeal preferred and application made after the prescribed period shall be dismissed although limitation has not been set up as a defense. Yeah. Although limitation is not set up as a, ये बहुत बार पूछते हैं क्या कि भाई प्लेंटिफ ने एक सूट फाइल किया,
डिफेंडेंट ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, लिमिटेशन पीरियड से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो क्या सूट डिसमिस होगी? क्योंकि उसने तो वेव कर दिया ना डिफेंडेंट ने। डिफेंडेंट ने लिमिटेशन से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, मगर ये ड्यूटी किसकी है? देखिए, इट इज द ड्यूटी ऑफ अ कोर्ट टू फर्स्टली एग्जामिन वेदर सूट इज फाइल्ड विद इन अ लिमिटेशन पीरियड, है ना। अगर ये प्रिलिमिनरी इशू है, कोर्ट की ये जिम्मेदारी है, ध्यान रखिएगा, ये कोर्ट की जिम्मेदारी है, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर नहीं चल रहा। डिफेंडेंट ने अपना डिफेंस नहीं लिया है, डिफेंडेंट ने नहीं कहा कि साहब ये सूट लिमिटेशन बार्ड है, तो भी ऑल्दो डिफेंडेंट नॉट सेट अप इट एज अ डिफेंस, कोर्ट विल डिसमिस द सूट। ये किसकी ड्यूटी हो गई? मैंडेटरी ड्यूटी है, ध्यान रखिएगा। ये डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर यहां नहीं लग रहा, यहां कोर्ट की ड्यूटी है कि वो चेक करे कि सूट जो है टाइम बार तो नहीं। अगर टाइम बार्ड है तो डिफेंडेंट कहे या ना कहे, सूट को क्या कर दीजिए, इसी में एमसीक्यू बनाते हैं, सूट विल नॉट डिसमिस, सूट विल डिसमिस, इसी तरह का बनाते हैं। अगर डिफेंस नहीं लिया गया तो आप लिखिएगा सूट विल डिसमिस, चाहे डिफेंस लिया गया हो या ना लिया गया। और चलिए, Subsection 2, for the purposes of this Act a suit is instituted 1. In an ordinary case when the plaintiff is presented to the proper office. Second, सूट कब स्टार्ट होता है? बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंटिफ। कोर्ट में जो भी उनका ऑफिस होता है वहां प्रेजेंट कर दो, आपका सूट प्रेजेंट हो गया। और second, in the case of a pauper, when his application for leave to sue as pauper made. जिस दिन उसका लीव टू सू एज अ पॉपर इज मेड। और Third, in the case of claim against a company which is being wound up by the court, when the claimant first send it in this claim to the official liquidator. ठीक है। B, any claim by way of set off or a counter claim shall be treated as a separate suit and shall be deemed to have been instituted first in the case of a set off on the same date as the suit in which the set off is pleaded. Second, in the case of a counter claim on the date on which the counter claim is made in court. C. अंडरलाइन करिएगा, देखिए सेट ऑफ और काउंटर क्लेम सीपीसी में पढ़ाएंगे। जिन्हें नहीं आता है कोई भी चिंता मत करिए, ये आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे। ठीक, 8(6) ना, ऑर्डर 8 रूल 6। ठीक, तो ध्यान रखिए, ये जो सेट ऑफ और काउंटर क्लेम है ये डिफेंडेंट का राइट होता है। ठीक, सेट ऑफ किस दिन से माना जाता है? लिमिटेशन पीरियड सेट ऑफ की स्टार्ट होती है दिन सूट इंस्टीट्यूट होता है। और काउंटर क्लेम जिस दिन काउंटर क्लेम मेड किया गया है, ऑन द डेट ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट नहीं, किस दिन? जिस दिन काउंटर क्लेम प्रेफर किया गया। और सेट ऑफ उस दिन से, जिस दिन सेट ऑफ आपने प्रेजेंट किया, नहीं, किस दिन से माना जाता है? सेट ऑफ का लिमिटेशन पीरियड किस दिन से चालू होता है? जिस दिन से सूट इंस्टीट्यूट हुआ है। और काउंटर क्लेम जिस दिन काउंटर क्लेम की एप्लीकेशन कोर्ट में आई। सी, An application by notice. हाँ बेटा, सर सेट ऑफ प्लीडेड और सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन दोनों एक ही मतलब है? हाँ वो एक ही चीज है बेटा, वो एक ही चीज है। हाँ, C. An application by notice of motion in a high court is made when the application is presented to the proper officer of that court. हाई कोर्ट। ठीक है, सही। Section 4. अच्छा देखिए, नहीं वो पढ़ना तो सभी है। सेक्शन 3 देखिए, सेक्शन 3 सबको समझ में आया? 3 में सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या बनेगा? डिफेंडेंट ने कोई डिफेंस नहीं लिया लिमिटेशन पीरियड का, तो भी ये किसकी ड्यूटी है? इट इज द ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू डिसमिस द सूट। यानी लिमिटेशन, वैसे भी लिमिटेशन बार्ड होता है, तो आप सब जब सीपीसी पढ़िएगा 7-11 तो इस ग्राउंड पे रिजेक्ट हो जाता है, सूट इज प्लेंट इज रिजेक्टेड। तो ध्यान रखिए, लिमिटेशन पीरियड को चेक करने का जिम्मेदारी किसको दिया गया है? कोर्ट की है, चाहे अपोजिट पार्टी डिफेंस ले या। तो आप कह सकते हैं ना कि वेदर, अब यही क्वेश्चन कई बनते हैं
क्या लिमिटेशन पीरियड को पार्टीज अपने एग्रीमेंट से घटा बढ़ा सकती है? नो। क्या पार्टी वेव कर सकती है? नो। वेदर पार्टी कैन मेक एन एग्रीमेंट आउटसाइड द लिमिटेशन पीरियड? नो। लिमिटेशन पीरियड को आप घटाए बढ़ाएंगे नहीं, ध्यान रखिएगा। लिमिटेशन पीरियड वेव नहीं किया सकता, ये सब हम लोग सेक्शन 3 से पढ़े हैं। अब सेक्शन 4 पे आई, और 4 से लेकर 24 उस समय अवधि को एक्सटेंशन की बात कर रहा है, कुछ मामलों में घटा बढ़ा रहा है। तो अब हम सब आ रहे हैं, क्योंकि आप हम लोग को 2 दिन में इसको फिनिश करना है, तो सेक्शन 4 आइए। Section 4 expiry of prescribed period when court is closed. Where the prescribed period for any suit, appeal or application expires on a day when the court is closed, the suit, appeal or application may be instituted, preferred or made on the day when the court reopens. अच्छा देखो, जिस दिन हम प्रॉपर कोर्ट में सूट फाइल करने गए, एप्लीकेशन या अपील लेके गए, उस दिन कोर्ट बंद थी, जैसे जनरली। हाँ बेटा, हाँ ये वो कर दिए। अरे वो बच्चे का किसी का माइक ऑन है, माइक तो नहीं ऑन है अभी फिलहाल। चलो ठीक। तो अब देखिए, उस दिन कोर्ट बंद हो, जैसे अभी है मेरे ख्याल से 25 से लेकर 31 तक क्या है, बंद है ना। अब लिमिटेशन पीरियड जिसका मानिए 24 या 25 को हो रहा होगा, उसके लिए ये 7 दिन क्या हो गए, बढ़ गए ना, एक्सटेंड हो गया ना प्रिस्क्राइब पीरियड। तो जिस दिन कोर्ट क्लोज होगा, अगर उस दिन को आप लें, उसी दिन आपका टाइम पीरियड, तो उस दिन को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो सेक्शन 4 कह रहा है जिस दिन कोर्ट क्लोज्ड है, उस दिन अगर आपका टाइम पीरियड एंड हो रहा, तो वो दिन आप एक्सटेंड कर लीजिए। देखिए यही तो लिखा था सेक्शन 4 में। हाँ, the appeal or application may be instituted or preferred or made on the day when the court reopens. When the court, अब जब 1 या 2 तारीख को होगी, तो पहला तो काम यही होगा, लोग पहले हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अरे पिछले साल क्या कर लिए कि नया साल कुछ करो, हैप्पी न्यू ईयर। जिससे मिलो क्या कहते हैं बेटा सबको? हाँ, जैसे लगता है कि पिछले बार आप मेलोडी खा लिए कि अब की चॉकलेट ही खाएंगे, वही काम, वही हड्डी, वही खाल, क्या नया काम, क्या है हाल चाल, कहते हैं ना। तो सब कोई क्या करेंगे। और अब तो मोबाइल आ गया भैया, उसमें कुछ नहीं करना होता, वो ऐसे कर दो सबको चला गया। अब बड़े बड़े लोग मैसेज देते, कोई पढ़ता उड़ता नहीं है, उस मैसेज में तुम लिख दो यू आर वेरी मच फुलिश पर्सन, वो थैंक यू आपको भेज देंगे, थैंक यू, सेम टू यू, है ना। वो ऐसा ही, क्योंकि किसके पास समय बचा है सेक्शन 5 पढ़ने का, पढ़ो। एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इन सर्टेन केसेस, सेक्शन 5। अब देखिए 5 आ रहा है, सेक्शन 5 ही वो एप्लीकेशन है जिसमें आप जनरल एप्लीकेशन डालते हो, कोर्ट से कहते हो सर हमारा टाइम पीरियड तो समाप्त हो गया, बट आपसे प्रेयर है। देखिए कोर्ट को लिबर्टी है ना, तो सेक्शन 5 की एप्लीकेशन डाली जाती है फॉर कंडोनिंग द डिले। शब्द क्या है? फॉर कंडोनिंग द डिले, क्षमा याचना की जाती, साहब हम विद इन टाइम पीरियड नहीं आ पाए, हम बीमार थे, कोरोना था, पेंडेमिक था, एंडेमिक था, जेंडेमिक था, जो भी बताएं आप सब बताएं कि हमारा ये था, ये खराब था, वो खराब था, ये सब था। सर आप समय पीरियड को क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, और हमको परमिट कीजिए कि हम एप्लीकेशन हम दे रहे हैं कि हमारा टाइम पीरियड कंडोन कर दीजिए, जो डिले है उसको क्या करिए, कंडोनेशन। तो सेक्शन 5 स्टार्ट करिए। Extension of prescribed period in certain cases and any appeal or any application other than application under any of the provisions of Order 21 of the Code of Civil Procedure 1908 may be admitted after the prescribed period if the appellant or the applicant satisfies the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period. He has sufficient cause। अब ये पूरी किसकी डिस्क्रिप्शन हो गई, कोर्ट की। देखिए यहाँ सेक्शन 5 को ध्यान से देखिए और आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने कहा था लिमिटेशन एक्ट 3 चीज पे लगता है,
सूट, इसमें क्या गायब दिख रहा है? सूट, ये एग्जाम में खूब आता है। सेक्शन 5 विल नॉट अप्लाई फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले इन केस ऑफ सूट, अपील, एप्लीकेशन। किस पे टिक लगाएंगे? सूट पे। देखिए, जहां एप्लीकेशन हो या अपील हो, वो डेराइव्ड राइट्स हैं। ओरिजिनल कॉज ऑफ एक्शन पे ये अप्लाई, तो देखिए सूट में मानिए ओरिजिनल कॉज ऑफ एक्शन कहीं था, तो सूट के मामले में अगर आप, अच्छा ये मत मुरक्ता वाली बात करिएगा कि साहब सूट पे लिमिटेशन एक्ट लगता है मगर धारा 5 नहीं लगती, यानी सेक्शन 5 की एप्लीकेशन से आप सूट की समय सीमा नहीं बढ़ा सकते। सूट की आपने पढ़ा आर्टिकल 1 से लेकर 113 है ना, वो सूट के लिए है ना। वो जो टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है उसको आप अगर बीत गया है उसके बाद भी आप लाना चाहते हो, धारा 5 की एप्लीकेशन नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सेक्शन 5 केवल कंडोनेशन किन मामलों में कोर्ट को कह रहा करेगा? कोर्ट केवल एप्लीकेशन और सूट के लिए आपको उसी ओरिजिनल कोर्ट पे जाना पड़ेगा जहां पर उसका ज्यूरिसडिक्शन है सूट फाइल करने का। ठीक है, आपको वहीं जाना पड़ेगा। 7(6) की एप्लीकेशन आती है, ऑर्डर 7 रूल। जब सूट पढ़ना तो वहां पर ऑर्डर 7 रूल 6 की एप्लीकेशन फाइल होती फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले इन केस ऑफ सूट। सूट में कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए कौन सा आता है? वो ऑर्डर 7 रूल 6 में आएगा, ये सेक्शन 5 नहीं लगेगा। सेक्शन 5 केवल किसके लिए लगा रहे हैं? अपील, और ये कहीं मोटा मोटा लिख लीजिए, यही क्वेश्चन सब आते हैं। सर अच्छा, कितने टाइम का कंडोनेशन होगा? ये तो बेटा कोर्ट की डिस्क्रिप्शन, ये चीज सफिशिएंट काज बस शो। अब जैसे ना याद है कोरोना समय में लॉकडाउन और ये सब लेके तो सालों भर निकल गया था ना, तो वो तो रीजनेबल है ना कि आप बताइए सर साल भर से ऐसा समय था कि आदमी सूट फाइल करेगा कि अपना जीवन देखेगा, तो वहां पर साल भर भी क्या हो सकता है, आपका डिले कंडोन हो सकता है। पर ऑर्डिनरी समय में ज्यादा भाई आप कह सकते हो ना, ग्राउंड क्या होता है? सफिशिएंट काज शब्द क्या है? अब सफिशिएंट काज में आप कोर्ट को बताइए सर एप्लीकेंट वाज सफरिंग फ्रॉम इलनेस और एप्लीकेंट गॉट सफर्ड बाय एन एक्सीडेंट, एक सीवियर एक्सीडेंट हुआ जिसे 6 महीने से वो किसमें था, कोमा में या बेड रिटन था। ये सब चीजें आपको सफिशिएंट काज में है। आप कहें सर हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, आई एम वेरी मच इलिटरेट पर्सन और लॉ के बारे में उतना नहीं है, मुझे लगा कि मैं कभी भी कर लूं, मगर ये इसमें 3 ही साल प्रिस्क्राइब था। अपोजिट पार्टी इंटेलिजेंट है, हम इतना इंटेलिजेंट नहीं है, या ड्यू टू पुअर्टी, इलिटरेसी, पर्दा नशीन, ये सब तमाम ग्राउंड बनते हैं जिसमें आप चाहे तो कोर्ट से एप्लीकेशन और अपील को क्या करवा सकते हो, डिले कंडोन करा सकते हो, आप क्षमा माफी उनसे ले सकते हो। ठीक है, तो ये किस सेक्शन में था? तो फिर से कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए किस सेक्शन में एप्लीकेशन जाती है? 5। सेक्शन 5 की एप्लीकेशन जाती है फॉर डिले ऑफ कंडोनेशन, पर ये केवल कितने चीजों के लिए रहती है? अपील और एप्लीकेशन। ठीक, और चलिए सेक्शन 6 लीगल डिसेबिलिटी। और देखिए लीगल डिसेबिलिटी की बात कर रहा है, इनएबिलिटी नहीं कह रहा। लीगल डिसेबिलिटी क्या होती है? 3 ही तो होती है, माइनॉरिटी, ल्यूनेसी और इडियोसी, 3 ही तो होती है। लीगल डिसेबिलिटी 3 होती है, माइनॉरिटी, इन्फेंसी और इडियोसी। यही 3 होते हैं जो लीगल डिसेबिलिटी में आते हैं। और कह रहा अगर लीगली प्लेंटिफ डिसेबल्ड था तो जितने दिन उसकी डिसेबिलिटी थी उतना समय आप काट दो, क्योंकि उतने दिन वो सूट फाइल कर ही नहीं सकता था। लेट अस स्टार्ट। Subsection 1. Where a person entitled to institute a suit or make an application for the execution of a decree is at the time from which the prescribed एक चीज period. और मैं भूल गया था, सेक्शन 5 एक एप्लीकेशन के लिए और नहीं लिखा है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए नहीं लग रहा। एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए 5 नहीं चलेगा, फिर उसी आपको एग्जीक्यूटिंग कोर्ट से ही डिले कंडोन कराना पड़ता है।
जितना भी एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, निष्पादन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इट विल बी सॉल्व बाय द एग्जीक्यूटिंग कोड सेक्शन 47 सीपीसी। देखो पढ़ा ही दी है सीपीसी लगभग, है ना। सेक्शन 47 यानी सेक्शन 5 एक चीज और कह रहा था, सूट पे नहीं लगेगा, और एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन जो किसी डिक्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए है, वो अगर डिले हो गई तो यहाँ से नहीं आएगा। 12 साल होता है एग्जीक्यूशन, यहाँ से नहीं आएगा। वहाँ के लिए आपको किस कोर्ट में जाना पड़ेगा? एग्जीक्यूटिंग कोर्ट पे। ठीक है, हाँ। अब सेक्शन 6 Subsection 1 of Section 6 legal disability, where a person entitled to institute a suit or make an application for the execution of a decree is, at the time from which the prescribed period is to be reckoned, a minor or insane or an idiot, he may institute the suit or make the application within the same period after the disability has ceased, as would otherwise have been allowed from the time specified therefore in the third column of the schedule. थर्ड कॉलम ऑफ द शेड्यूल कह रहा है, अगर इडियोसी है, ल्यूनेंसी है, या इस तरह की चीज़ें, यानी लीगल डिसेबिलिटी है, तो जब तक लीगली डिसेबल्ड है तब तक का पीरियड क्या कर दीजिए, उसमें से हटा दीजिए। मान लीजिए कोई 14 साल का है, कॉज ऑफ एक्शन एराइज हुआ है, और कॉज ऑफ एक्शन 3 साल के लिए है, तो 14 ईयर से नहीं चलेगा। वो जब 18 ईयर अटेन कर लेगा तो उसकी डिसेबिलिटी सीज्ड कर गई ना। तो जब 18 साल का हो जाएगा, उस दिन से कितना साल अब जोड़ो? 3 साल। तो यहाँ कह रहा है कि लीगल डिसेबिलिटी अगर है तो जब तक वो लीगली डिसेबल्ड है, अच्छा कोई अनसाउंड का व्यक्ति है, तो जब तक वो साउंड माइंड नहीं हो जाता है, सेंस एक्वायर नहीं होता, तब तक के लिए वो टाइम पीरियड क्या हो गया उसका? होल्ड पे चला जाएगा, सस्पेंड रहेगा। क्योंकि जब तक वो लीगल डिसेबिलिटी एंड नहीं होगी तब तक टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड चालू नहीं होगा। और चलिए, तब सेक्शन 9 लगेगा, वंस स्टार्टेड नेवर स्टॉप। ये कह रहे हैं एक बार एक व्यक्ति है, उसने उसका कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट हो गया, उसके बाद वो बच्चा हो गया, ऐसा संभव नहीं है ना, है ना। बड़ा होने के बाद बच्चा हो सकता है बेटा? नहीं, हो ही नहीं सकता। हाँ, अनसाउंड माइंड हो गया। एक व्यक्ति साउंड था जिस समय कॉज ऑफ एक्शन एराइज हो गया, उसके बाद क्या बन गया वो? अब नहीं लगेगा, अब सेक्शन 9 लगेगा। सेक्शन 9 कहता है एक बार चालू हो गया, एक बार आपने ट्रेन लोडेड विद गन पाउडर में आग लगा दी तो क्या बुझाते फिरोगे? नहीं, एक बार इसमें स्टार्ट हो गया तो ये नेवर एंड, जब तक कि कॉज ऑफ एक्शन फिर से ब्रेक होके रिन्यूअल ना हो जाए। सेक्शन 9 में पढ़ाएंगे भी। हाँ हाँ, सेक्शन 9 में कहता है। हाँ, Subsection 2, where such person is at the time from which the prescribed period is to be reckoned affected by 2 such disabilities, or where before his disability has ceased he is affected by another disability, he may institute the suit or make the application within same period after both disabilities have ceased, as would otherwise have been allowed from the time so specified. दूसरा भी देखिए, कह रहा है अगर एक व्यक्ति जो शूटर है, इंटाइटल है, उसको 2 डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है, यानी माइनर भी है और इंसेन भी है, तो जब तक दोनों डिसेबिलिटी एंड नहीं हो जाती उसका प्रिस्क्राइब पीरियड चालू नहीं होगा। फिर कह रहा है मान लो एक डिसेबिलिटी थी, अभी वो दूर हुई नहीं कि दूसरी डिसेबिलिटी चालू हो गई, तो हर बात में वही चीज़ है ना, जब तक कि वो एबिल्ड ना हो जाए तब तक सूट फाइल करने का टाइम पीरियड चालू नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ कह रहा है अगर डिसेबल्ड है, एक से ज़्यादा डिसेबिलिटीज है, कोई बात नहीं, जब तक सारी डिसेबिलिटीज क्योर नहीं हो जाती तब तक नहीं चलेगा। मगर जैसा अभी बताया, ध्यान रखिए, जैसा भी हम लोगों ने इस पे डिस्कस किया था, एक बार चालू हो गया तब डिसेबल्ड हो गए, तो 18 साल का हो गया, अब उससे 3 साल मिला था, 19वें साल में वो अनसाउंड माइंड का हो गया, तब अब ये लिमिटेशन पीरियड रुकेगा
नहीं, ये सेक्शन 9 तब लग जाएगा। अभी इसी में तो यही सब तो खुराफात है इसमें टेक्निकल नहीं। अब वो नेक्स्ट बैंक के थ्रू आइए, क्योंकि सूट फाइल करना तो रोक रहा ही नहीं, हमारे पास रेमेडी तो है ना। हाँ, Subsection 3, where the disability continues up to the death of that person, his legal representative may institute the suit or make the application within the same period after the death as would otherwise have been allowed from the time so specified. कह रहा है अगर वो डिसेबिलिटी में ही उसकी डेथ हो जाए, जो जिसके पास कॉज ऑफ एक्शन था उसकी डिसेबिलिटी में ही डेथ हो गई, तो अब उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वही टाइम प्रिस्क्राइब फिर मिलेगा। अब उसका कौन फाइल करे सूट? लीगल, यानी डिवॉल्व किस में हो गई? राइट टू स्यू डिवॉल्व हो गया उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे। अब वो सूट फाइल करे, उसको भी उतना समय मिल जाएगा। ठीक, और चलिए, उस समय से शुरू हो जाएगा जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे वो डिवॉल्व हुआ। अब ऐसा ना हो कि तुम कहो लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी बच्चा है सर, वो भी उस समय तक तब फिर उतना समय उसको टॉप अप फिर मिलेगा। ये तो लॉजिक है ना। सर, तो जब लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास राइट्स डिवॉल्व हो जा रहा है सर, तो सर अगर मान लीजिए लिमिटेशन पीरियड 3 साल है, तो जिस दिन उसको डिवॉल्व हुआ उस दिन से 3 साल काउंट करें। बस वो 3 साल काउंट करिए अपना एलआर के लिए, एकदम सही है। अभी वो सारे क्वेश्चंस धीरे धीरे आ रहे हैं, अजीबो गरीब है ये लिमिटेशन एक्ट। देख के लग रहा हो बड़ा आसान है ना, है भी आसान कि नहीं? हाँ, जब सर आप पढ़ाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ऐसी चम्मच वाली बातें करनी चाहिए, ये अति आवश्यक चीजें हैं। तारीफ आप लोग खूब करें, क्योंकि यही तारीफ वो चीज होती है जिससे आदमी चढ़ के कूद जाता है ना। इतना चढ़ाओ फिर उतारोगे कैसे, है ना। तो ये ठीक है, जरूरी है। हाँ बताइए। Fourth, हाँ, where the legal representative referred to in subsection 3 is at the date of the death of the person whom he represents affected by any such disability, the rules contained in subsection 1 and 2 shall apply. ये भी अगर वो भी डिसेबल्ड है तो भाई वो भी माइनर है, तो उतना समय उसको भी मिल जाएगा। ठीक है। 5. Where a person under disability dies after the disability ceases but within the period allowed to him under this section, his legal representative may institute the suit or make the application within the same period after the death as would otherwise have been available to the person had he not died. देखिए खतरनाक कह रहा है कि अगर वो बंदा जो लीगली डिसेबल्ड था एबल्ड हो गया, मान लीजिए वो लीगली डिसेबल्ड था, जो ही एबल्ड हुआ हमने क्या क्या सेक्शन 9 लगेगा ना। जो ही मान लीजिए वो अभी 14 साल का था, 14 ईयर्स का था, और 3 साल का उसको टाइम बाद था, 3 साल का उसको मिला था मौका। ठीक है, तो वो 18 साल का हुआ। 18 साल बाद उसको कितना दिन मिलना था? 3 साल ना। 19वें साल उसकी डेथ हो गई। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कितना साल कुल मिलेगा? 2 साल, जो बचा हुआ समय है। क्योंकि वंस लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट इट नेवर स्टॉप। ये एक बार ऐसी चीज है कि एक बार स्टार्ट हो गई तो रुकती नहीं। हाँ, Section 7. Disability of one of several persons. अच्छा, ये 6 तो सबको समझ में आ गया ना। डिसेबिलिटी के मामले में उतना समय सीमा हम लोग बढ़ जा रही थी। अब सेक्शन 7 में आ रहे हैं। मान लीजिए एक से ज्यादा प्लेंटिफ हैं, एक से ज्यादा क्लेमेंट हैं, और कुछ डिसेबल्ड हैं, कुछ एबल्ड हैं। मान लीजिए XYZ है, 3 लोग हैं। XY में X और Y माइनर है और Z मेजर है। अब क्या Z सूट फाइल करे? क्या उसके लिए लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो गया? क्योंकि X और Y क्या है? तो यहां दिमाग में रखना, अगर कॉज ऑफ एक्शन ऐसा जो सेपरेबल है, जिसमें जो मेजर है वो डिस्चार्ज दे सकता है, अगर मेजर अलाउ कर सकता है, ऐसा है, सेपरेबल है, तब तो सही है, तब तो देगा। नहीं तो फिर किसी के लिए भी चालू नहीं होगा। इसी को सेक्शन 7 पढ़ा रहा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, Disability of one of several persons, section 7, where one of several persons jointly
entitled to institute a suit or make an application for the execution of a decree is under any such disability, and a discharge can be given without the concurrence of such person. Time will run against them all, but where no such discharge can be given, time will not run against any of them until one of them become capable of giving such discharge without the concurrence of the others, or until the disability has ceased. इसको फिर से एक बार पढ़ दीजिए। Section 7. ज्वाइंट एक्शंस की बात कर रहा है, जब संयुक्त सूट आना है उसकी बात कर रहा हूं। Section 7. Disability of one of several persons. Where one of several persons jointly entitled to institute a suit or make an application for ज्वाइंटली यानी वो लोग ज्वाइंट इंटरेस्ट रखते हैं, ज्वाइंडर है ना, ज्वाइंट इंटरेस्ट रखते हैं सूट फाइल करने का या एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। for the execution of a decree is under any such disability, and a discharge can be given without the concurrence of such person. Time will run against them all, but where no such discharge can be given, time will not run as against any of them until one of them become capable of giving such discharge without the concurrence of the other, or until the disability has ceased. Until the disability has ceased. अगर इसमें तब तक तुम वो नोट्स निकाल लो, हाथ से लिखा हुआ है, मैं थोड़ा भी नहीं लिखा। सेक्शन 7 देखो, हाँ सेक्शन 7 पे बस एक नोट रुक जाइए, विद इलस्ट्रेशंस इसको समझाएंगे। देखिए मिला सेक्शन 7। अब देखिए इसको समझिए, पार्टनरशिप वाला है ना, ठीक। अब देखिए हाँ पढ़ दीजिए ए इनकर्ड। हाँ अब देखिए इसमें कह रहा है कि मान लीजिए एक से ज़्यादा लोग ज्वाइंट इंटरेस्ट रखते हैं किसी सूट में, एक से ज़्यादा ज्वाइंट क्लेमेंट हैं और उनका क्लेम सेपरेबल नहीं है, और उसमें से कुछ लोग डिसेबल्ड हैं लीगली और कुछ लोग एबल्ड हैं। तो अगर जो एबल्ड है उसकी ओर से डिस्चार्ज अकेले सबके बिहाफ पर दे पाना संभव नहीं है, तो तब तक ये लिमिटेशन स्टार्ट नहीं होगा जब तक सब लोग एबल्ड, और अगर डिस्चार्ज दे पाना पॉसिबल है, यानी ज्वाइंट एंड सेवरल टाइप की चीज़ है, तब ये स्टार्ट हो जाएगा। और इसके लिए एक इलस्ट्रेशन आपको बताते हैं, हम बाद में भेज देंगे, बस सुनिएगा। Illustration A. A incurs a debt to a firm of which B, C and D are partners. B is insane and C is a minor. D can give a discharge of the debt without the concurrence of B and C. Time runs against B, C and D. अब देखिए क्या है, एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म है जिसमें XYZ 3 पार्टनर हैं। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म में आप सब जानते हैं लाइबिलिटी ज्वाइंट एंड सेवरल होती है ना। लाइबिलिटी कैसी होती है, साथ साथ और अकेले भी। तो हमने क्या कहा, ऐसी जगहों पर जहां लाइबिलिटी ज्वाइंट एंड सेवरल है वहां पर फिर टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा अगर कोई एक सबके बिहाफ पर डिस्चार्ज दे दे। और जहां केवल ज्वाइंट है, जैसे मास्टर सर्वेंट लाइबिलिटी ज्वाइंट एंड सेवरल, मगर जहां केवल ज्वाइंट है वहां पर कॉन्करेंस नहीं। तो यहां कह रहा है XYZ 3 पार्टनर हैं, X अनसाउंड माइंड का है, Y मानिए माइनर है, बेनिफिट के लिए बना है, और Z एकदम सही है, ठीक ठाक है। A ने इस पार्टनरशिप फर्म से लोन लिया है। A ने इस पार्टनरशिप फर्म से क्या लिया है, लोन लिया है। अब जब वो डेट बन जाएगा तो डेट रिकवर करने का 3 साल होता है। यहां पर जेड चूंकि लाइबिलिटी ज्वाइंट एंड सेवरल, तो जेड चाहे एक्स और वाई के बिहाफ पर ए को डिस्चार्ज दे सकता है। जेड कह सकता है ऐसे कि तुम अगर हमें पैसा दे दो तो हम क्या कर सकते हैं, यानी जेड चाहे तो पूरा डेट सेट ऑफ यानी एंड करा सकता है। तो यहाँ अगर जेड के खिलाफ चूंकि जेड चाहे तो डिस्चार्ज कर सकता है तो लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्दो एक्स और वाई अभी भी डिसेबल्ड। अब एक बार फिर से इलस्ट्रेशन पढ़ दीजिए। बाहर गए, आ जाने दो।
सर एक बार फिर से समझें। हाँ वही तो, हम भी तो समझेंगे। अरे 16-17 साल से पढ़ा रहे हैं, आप जाके कुछ कुछ जरा जरा सीपीसी उसी समझ में आने लगे। तुम ही लोग तो हमारे प्रैक्टिकल हो, खेलेंगे आप लोगों पर। आप लोग को सिखा सिखा के भाई ऑपरेशन का डॉक्टर पहले दिन एकदम एक्सपर्ट हो जाता है। अरे 2-4 का हार्ट इधर उधर करेगा, 2-4 को सॉरी बोलेगा, है ना, तब क्या होगा, वो एक्सपर्ट बनता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बहुत सीधा बात है प्रोफेशन में। हाँ बताइए। B. A incurs a debt to a firm of which E, F and G are partners. E and F are insane and G is a minor. Time will not run against any of them until either E or F becomes sane or G attains majority. ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। मतलब इसके पहले ए इलस्ट्रेशन एक बार फिर पढ़ दो। फिर से पढ़ें। Illustration A. A incurs a debt to a firm of which B, C and D are partners. B is insane and C is a minor. D can give a discharge of the debt without the concurrence of B and C. Time runs against B, C and D. अब देखिए यहाँ पर 3 पार्टनर है ना, 2 माइनर है मान लीजिए और 1 मेजर है। यहाँ पर मेजर पार्टनर चाहे तो पैसा लेकर पूरी तरह ए को डिस्चार्ज कर सकता है ना, क्योंकि लाइबिलिटी कैसी होती है, ज्वाइंट है। तो यहाँ पर जेड चाहे तो पैसा लेकर पूरी तरह मुक्त कर सकता है किसको, डेटर को, ए को। तो यहाँ टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ नहीं रुका रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सोल बंदा नहीं डिसेबल्ड है, एक बंदा उसमें क्या है, एबिल्ड है और वो डिस्चार्ज दे सकता। यहीं पे मान लीजिए अगर एक ऐसा केस होता जहां ये डिस्चार्ज दे पाना पॉसिबल नहीं था। कैसा केस देखिए, ऐसा इलस्ट्रेशन भेज देंगे, लिखे हैं भेज देंगे, ठीक है सुनिएगा। एक मान लीजिए एक एक्स है, एक्स का रोड एक्सीडेंट होता है और एक्स की डेथ होती है। मोटर एक्सीडेंट के ट्रिब्यूनल बना है ना। अब एक्स के 2 लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक्स के 2 हैं, एक उनकी वाइफ और एक उनका माइनर बच्चा। एक्स को जो भी क्लेम पिटीशन में पैसा मिलेगा वो कितने लोगों में बटेगा, ज्वाइंट क्लेम है ना, उनकी वाइफ और बच्चा। अब क्लेम करने का मानिए, मुझे नहीं मालूम है टाइम पीरियड कितना है, जितना भी हो, क्या यहाँ एक्स अकेले कंपनी को डिस्चार्ज दे सकती पैसा लेके? नहीं, क्योंकि ये सेपरेबल। यहाँ बच्चे का भी क्लेम है और वाइफ का, और जनरली 50। तो यहाँ जब तक बच्चा मेजर नहीं हो जाएगा तब तक टाइम पीरियड रन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स डिस्चार्ज नहीं दे सकती है। क्या एक्स माइनर के बिहाफ पर डिस्चार्ज दे सकती है? नहीं, क्योंकि यहाँ लाइबिलिटी उनको कैसी मिली है, उनको क्लेम कैसा मिला है, ज्वाइंट क्लेम है, सेपरेबल नहीं है। तो ए की डेथ के बाद उनके 2 लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी वाइफ और माइनर सन। यहाँ पर वाइफ अभी सूट फाइल नहीं करेगी या वाइफ के लिए अभी लिमिटेशन पीरियड नहीं स्टार्ट होगा, क्योंकि वाइफ अकेले कंपनी को क्या डिस्चार्ज दे देगी? वाइफ कहलाओ 10 लाख दो, हम अपना और अपने बच्चे की बिहाफ पर तुमको मुक्त करते हैं। क्या संभव है? बच्चा जो बड़ा होगा तुरंत सूट फाइल करेगा, कहेगा माँ कौन होती है हमारे बिहाफ पर डिस्चार्ज देने के लिए? हम डिस्चार्ज देंगे ना जब हम बड़े होंगे। इसीलिए ये टाइम पीरियड स्टार्ट। तो दोनों इलस्ट्रेशन समझिएगा। एक इलस्ट्रेशन में चूंकि डिस्चार्ज दे पाना संभव था, जो पार्टनर थे वो दूसरे के बिहाफ पर क्या दे सकते थे, डिस्चार्ज यानी मुक्त कर सकते थे डेटर को, तो वहां पर टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। आल्दो कुछ लोग क्या हैं, मगर जहां डिस्चार्ज दे पाना पॉसिबल नहीं यानी क्लेम सेपरेबल नहीं है, वहां पर टाइम पीरियड तब तक रुका रहेगा जब तक कि सारे क्लेमेंट मेजर यानी एबिल्ड ना हो जाए। हाँ देखिए अब इसमें सबसेक्शन 2 होगा। हाँ आ रहा है सबको समझ में बेटा? थोड़ा बड़ी मेहनत किया गया है, आएगा समझ में। हाँ क्या करना है इसको? सबसेक्शन 2। हाँ सबसेक्शन 2 होगा ही। सबसेक्शन 2 है ही नहीं। हाँ, इसमें देखो 2 इलस्ट्रेशंस मैं भेजूंगा, फिर एक्सप्लेनेशन 1 और 2 है। हाँ, अब देखिए इसमें 2 हम इलस्ट्रेशन भेजेंगे। एक तो तब भेजेंगे जब टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, यानी जहाँ डिस्चार्ज दे पाना पॉसिबल है, और जहाँ डिस्चार्ज दे पाना पॉसिबल नहीं वो भी इलस्ट्रेशन भेजेंगे। वो वाला कौन सा था, मोटर क्लेम वाला, ठीक है। हाँ एक्सप्लेनेशन।
कहाँ प्रेमानंद कहाँ गए सर? ओमानंद। अच्छा, आ जाओ राजू, कोई और आ जाओ। नहीं आ गया, हम ही आ गए। राजू नंबर 1। राजू नंबर 1, राजू नंबर 1 बताइए। हाँ बताइए क्या करना था। एक्सप्लेनेशन पढ़ने जा रहे अच्छा, थे भाई। explanation. Explanation 1. This section applies to a discharge from every kind of liability, including a liability in respect of any immovable property. डिस्चार्ज किसका का मतलब क्या होता है? भार मुक्त कर देना ना। क्या वीडो मदर अपने बच्चे के बिहाफ पर जो जिसने एक्सीडेंट किया उसको क्या भार मुक्त कर सकती है? नहीं, क्योंकि दोनों का ही बराबर क्या है, तो फिर उनका टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं। मगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के बिहाफ पर डिस्चार्ज दे सकता है, तो वहां पर आपने क्या पढ़ा? वहां पर टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां क्लेम सेपरेबल है, यहाँ क्लेम सेपरेबल नहीं है। ठीक है। और Explanation 2. For the purposes of this section, the manager of a Hindu undivided family governed by the Mitakshara laws shall be deemed to be capable of giving a discharge without the concurrence of other members of the family only if he is in management of the joint family property. यानी जो अगर आप कर्ता के अगेंस्ट सूट फाइल करें, ज्वाइंट हिंदू जीएचएफ के अगेंस्ट कोई सूट फाइल करें, और वहाँ पर कुछ बच्चे, भाई कर्ता क्या होते हैं? कुपार सेनर कुछ तो भाई सभी होंगे ना, 54 58 वहाँ सब होते हैं भाई, बच्चा भी है, थोड़ा बड़ा भी है, अलग अलग रेंज के होते हैं। तो अगला कहे हम कुपार सेनर हैं मगर अभी 1 साल के 17 साल वेट करो। नहीं, वहाँ पर कौन दे सकता है डिस्चार्ज? कर्ता, चूंकि एज अ मैनेजर होता है, उसके पास सारे राइट वेस्ट करते हैं, इवन ही हैज अ राइट ऑफ एलियनेशन ना, तो भाई वो अपने बिहाफ पर क्या दे सकता है? डिस्चार्ज। तो वहां पर टाइम पीरियड रुकेगा नहीं, आल्दो कुछ उसमें जो कोपार सेनर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो माइनर होंगे। ठीक है। हाँ। Section 8. Special exceptions. अब देखिए स्पेशल आ रहा है। अब देखिए इस स्पेशल में सब कुछ देखिए जनरल कर दिया इसने। कैसे जनरल किया देखिए। Nothing in section 6 or in section 7 applies to suit to enforce right of preemption or shall be deemed to extend for more than 3 years from the cessation of the disability or the death of the person affected thereby. The period of limitation for any suit is application. Suit or फिर application. से एक बार पढ़िए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। Nothing in section 6 or in section 7 applies to suit to enforce rights of preemption. पहले अंडरलाइन करो, ये जो 6-7 में डिसेबिलिटी और बच्चा बूढ़ा पड़ रहे थे ना, ये सब प्रियम्पशन सूट पे नहीं लगता है। प्रियम्पशन सूट मतलब राइट टू परचेज द प्रॉपर्टी, प्रायोरिटी ऑफ राइट होता है ना, तो एडजेसेंट प्रॉपर्टी प्रियम्पशन पे ये एग्जाम्पशंस नहीं लगेगा। आपसे प्रीम पूछा जाए सेक्शन 6 और 7 जो डिसेबिलिटी है वो किस प्रॉपर्टी पे नहीं लगेगी? उस प्रॉपर्टी पे जिस पे कौन सा सूट फाइल करना है, प्रियम्पशन। और दूसरा ठीक है, or shall be deemed to extend for more than 3 years from the cessation of the disability or the death of the person affected thereby. The period of limitation for any suit or application. दूसरा 3 साल कह रहा वहां जो कुछ भी पढ़े हो भूल जाओ। जिस दिन वो डिसेबल्ड एबल्ड हुआ या डेथ के बाद अधिकतम जो पीरियड छूट मिलेगी, छूट डिसेबिलिटी के कारण, हमने क्या कहा था, वो 14 साल का था तो 18 हो गया, 10 साल का था जब 18 साल का हुआ तब टाइम लिमिट स्टार्ट हुआ, मगर ये 8 साल नहीं छूट मिलेगी, कुल कितना? 3 साल। इतना दिन सूट थोड़ी ना वेट करेगा। यहाँ कह रहा है हर केस में चाहे 6-7 जो भी पढ़े हो, एबिलिटी अटेंड करने के बाद केवल मैक्सिमम कितना मिलेगा? 3 साल। ये मैक्सिमम है, इससे कम भी हो सकता है, ये मैक्सिमम पीरियड दिया गया है। तो लिमिटेशन पीरियड शायद 12 साल का हो तो भी कंटिन्यू कर नहीं, वो घटेगा नहीं। मान लो एक लिमिटेशन पीरियड, शिवांशु आज एकदम वो ग्राउंड जीरो से बैठना है। न्यूज़ वाले क्या कहते हैं हम लोग?
ग्राउंड जीरो, जहाँ एकदम कॉज ऑफ एक्शन एराइज होता है, हम वहीं बैठ गए हैं बोलते हैं। ठीक, अब देखिए ये पूछ रहे हैं, जो प्रश्न है कि अगर 12 साल का लिमिटेशन है तो देखिए हम एक बात करते हैं आपसे, मान लीजिए एक सूट फाइल करने के लिए 12 साल था, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, कल ये पढ़ेंगे ही कितना कितने दिन का होता। चलिए मान लीजिए 12 साल का समय था और जब है वो बंदा उसमें 11 साल का है, कितने साल का है, या 10 साल, मान लो 10 साल का है, मेजॉरिटी कब फाइल वो आएगी 18 साल, यानी 8 साल उसने वेट किया। अब 8 साल बाद वो मेजर हुआ, टोटल पीरियड कितना था उसके पास, आपने कहा अब उसका लिमिटेशन स्टार्ट हो रहा, मगर इस केस में केवल उसके पास 4 साल बचे। कितना साल बचा है, 4 साल। और अगर यही मान लो वो 8 साल का था, कितने साल का था, जब कॉज ऑफ एक्शन एराइज वो 8 साल का था और उसे मिलना केवल 12 साल है, जो ही वो मेजर हुआ कितना साल बीत गया, 12। अब केवल मैक्सिमम कितना साल उसको मिलेगा, 3 साल। ये मैक्सिमम पीरियड बता रहा है। मान लीजिए वो जिस समय माइनर था वो उस समय मान लीजिए 9 साल का था, मेजर हुआ कितना साल हो गया, 8 और 1 9 साल बचा, कुल कितना, 3 साल। अगर वो 2 साल बचता तो 2 ही साल मिलता उसको। ये पीरियड कितना है, यानी इसने उठाकर सब कुछ बंद कर दिया। यानी सेक्शन 6 तो केवल तभी लग रहा है जब वो उसकी माइनॉरिटी में टाइम पीरियड एक्सपायर कर जाए, तो मैक्सिमम उसको कितना मिलना है, 3 साल। और देखिए इसमें और आ रहा है, इसमें ये तो हो गया, स्पेशल एक्सेप्शन हो गया, अब 9 है कंटिन्यूएशन। इसको समझ में आया कि नहीं सर? हाँ भैया सर ये वाला फिर से रिपीट कर दीजिए। देखो, कह रहा है हर केस में, एक बार फिर पढ़ दीजिए प्रीएम्पशन छोड़ के, और शैल be deemed to extend for more than 3 years from the cessation of the disability or the death of the person affected thereby, the period of limitation for any suit or application. फॉर एनी सूट आर एप्लीकेशन, कह रहा है कि किसी भी केस में, ये 6 और 7 का एक्सेप्शन हो गया ना, नथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 6 एंड 6 और 7 में कुछ भी लिखा हो, लीगल डिसेबिलिटी जिस दिन सीज हुई उससे अधिकतम कितना साल पाओगे, 3 साल। ये आर्टिकल 60 भी है, देखिए आर्टिकल 60 देखिए, यही चीज तो लिखा है मेरे ख्याल से। आर्टिकल 60 देखिए, शायद ऐसे कुछ लिखा हो। To set aside transfer of property made by the guardian of a ward. हाँ, अब देखो कितना साल है, 3 years. 3 ईयर ना। अगर पापा ने आपकी प्रॉपर्टी बेच डाली, ठीक, पापा ने आपकी प्रॉपर्टी बेच डाली, आप जो मेजर हुए उससे कितने साल कुल मिलेगा आपको, देखिए 3 साल तो है। ये नहीं कह रहा 12 साल में सेट असाइड करोगे, जनरल जो सेट असाइड करने का नियम है। यहाँ कुल मिलाकर समझ लीजिए, माइनर जिस दिन मेजर हो रहा उससे अधिकतम कितना साल पाएगा, 3 साल, या अगर लिमिटेशन पीरियड रिमेन रह गया। जैसे मैं बता रहा हूँ, एक बंदा था उसको लिमिटेशन पीरियड मिला 12 साल का, 14 साल का था, ठीक है, 14 साल का था, कितने साल में वो 18 हो गया, 4, अभी भी उसके पास कितना साल बाकी, 8। वो इससे मतलब नहीं है, उससे इसका दवाई क्लियर है कि नहीं बताइए। एक 14 इयर्स का था, सेक्शन 8 कहता उसके लिए, अभी कोई सेक्शन 6 कह रहा उसके लिए आपने एक्सटेंड कर दिया, मगर उसके पास जो लिमिटेशन पीरियड था 12 साल का, कितना था, 12 ईयर का। अब वो 18 साल का हुआ तो कितना बचा, वो 8 साल बचा ना उस 12 साल में, तो उसे तो 3 साल थोड़ी नहीं मिलेगा, उसको तो कितना मिलेगा, 8 साल। अगर ये वो टाइम पीरियड 3 साल से कम होता तो उसको कितना मिलता, मानिए उसको कुल 2 साल बचता, तो फिर उसको 3 साल दिया, बेनिफिट उसको देंगे ना, 3 साल मिनिमम देंगे और मैक्सिमम अगर जो उसका बचा है वो उसको, तो 3 साल मिनिमम है, और अगर कुछ ज़्यादा बचा है तो उसका अपना है। तो यही तो मैंने कहा, मानिए 10 साल का था जब वो लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हुआ, 12 साल उसको मिलना था, 8 साल, अभी भी उसके पास कितना साल बचा, 4।
तब ये 3 नहीं लगेगा। मगर वही 8 साल का था, 7 साल का था, 7 साल से उसका लिमिटेशन नहीं स्टार्ट हुआ। 7 3 10, 8 3 कितना हो गया, 8 3 11। अब जब होगा तो उसको कितना साल आपने देना है, 3 साल। 3 साल उसको मिनिमम दीजिए, मैक्सिमम जो उसने अभी बचा रखा वो तो उसका मैक्सिमम है। ओवरराइड कर दिया इसने। वो ऊपर पहले वो दिखा रहा था कि ये लो टॉफी खाओ, आप लोग खाते गए, उसके बाद कुछ नहीं। अधिकतम छूट कितना है, 3 साल। तो ये सेक्शन 8 जो है, मैंने क्या कहा, लॉ इज फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, लॉ इज फुल ऑफ द सेविंग्स, क्योंकि ये लायर्स, कोई सामान्य आदमी तो इसके बारे में सोच ही नहीं सकता है। तो सेक्शन 8 में कुल मिलाकर यही कह रहा है कि मैक्सिमम छूट है 3 साल की, और या एज उससे ज्यादा अगर है तो आपको मिलेगा, वो आपको कर्टेल नहीं किया जा रहा। 9 सेक्शन 9 कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम, वेयर वंस टाइम हैज बिगन टू रन, no subsequent disability or inability to institute a suit or make an application stops it, provided that where letters of administration to the estate of a creditor have been granted to his debtor, the running of the period of limitation for a suit to recover the debt shall be suspended while the administration continues. इसको फिर से 9, कितना बजा अभी तो है 6:51। तो हाँ, समय बहुत जल्दी भागता है। हाँ, ट्रेन नहीं कुछ नहीं। हाँ बताओ, फिर से पढ़ो। 9 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम, वेयर वंस टाइम हैज बिगन टू रन, नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन स्टॉप्स इट। देखिए, नो सब्सिक्वेंट, यहाँ दोनों शब्द यूज किया ना, डिसेबिलिटी और डिसेबिलिटी लीगल होती, इनएबिलिटी हाथ पैर टूट जाए, आदमी को बुखार हो जाए, ये क्या कहलाता है, फिजिकल। वो इनएबिलिटी, और डिसेबिलिटी कौन सी है, लीगल। कह रहा है एक बार एबिल्ड हो गया और टाइम पीरियड रन कर गया तो फिर रुकेगा नहीं, सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी उसको रोकेगी। जैसे कि मैंने बताया 18 साल का एक लड़का था, जो ही 18 साल हुआ टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया ना। अब उसको 18 साल के बाद टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया, 2 साल बाद, अभी उसके पास 3 साल थे। कितने थे, 3 साल। 2 साल बाद वो अनसाउंड माइंड का हो गया, क्या फिर रुकेगी, नहीं। वंस टाइम पीरियड स्टार्ट्स, वो कभी भी स्टॉप, सेक्शन 9 याद रखिएगा। सब्सिक्वेंट, यहाँ इनिशियल डिसेबिलिटी की, सेक्शन 6 किस डिसेबिलिटी की बात कर रहा था, सेक्शन 6 टॉक्स अबाउट द इनिशियल डिसेबिलिटी एंड नॉट टॉक अबाउट द सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी। ये सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी की बात ही नहीं कर रहा है, बाद में आने वाली डिसेबिलिटी को एड्रेस नहीं किया जा रहा है। सेक्शन 6 कौन सी बात कर रहा था, जिस समय काज ऑफ एक्शन एराइज हुआ उस समय बंदा डिसेबल्ड था। अगर काज ऑफ एक्शन एराइज होने के बाद डिसेबल्ड हुआ तो दिस सेक्शन विल नॉट अप्लाई। एक पिताजी ने मकान बेच दिया, बाद में लड़का पैदा हुआ 1 साल बाद, अब वो कहे नहीं टाइम पीरियड हमारे 18 साल और चलेगा, संभव है क्या, क्योंकि बेचते ही वो टाइम पीरियड क्या हो गया, स्टार्ट हो गया सेट असाइड कराने का। अब बाद में पोस्ट जो बर्थ हुआ है, बाद में जन्म हुआ है, वो अपने लिए डिसेबिलिटी के ये सेक्शन 6 क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार स्टार्ट हो जाने के बाद रोका नहीं जाएगा। बस प्रोवाइडेड है, एक्सेप्शन है कि अगर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्रेडिटर्स को दे दिया गया है तो जब तक क्रेडिटर के पास है कॉक्सिकमैन पढ़े होंगे तब तक कोई जरूरत नहीं। देख ले, पढ़ दीजिए। प्रोवाइडेड दैट वेयर लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द स्टेट ऑफ अ क्रेडिटर हैव बीन ग्रांटेड टू हिज डेटर, the running of the period of limitation for a suit to recover the debt shall be suspended while the administration continues. क्रेडिटर जो था उसकी प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेशन किसको दे दिया गया है, जब दोनों की कैपेसिटी एक हो गई, डेटर और क्रेडिटर एक ही हो गए,
डेटर को कौन सी कैपेसिटी दे दी गई है? डेटर को क्रेडिटर के प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया गया है। तो जब डेटर को क्रेडिटर के प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया गया तो किस पे सूट फाइल करेगा? अपने ऊपर ही। सूट फाइल करने के लिए दो कैपेसिटी होनी चाहिए ना, वन डेटर अनदर इज अगर दोनों टाइम बीइंग के लिए मर्ज हो गए हैं, डेटर बिकम क्रेडिटर या क्रेडिटर बिकम, तो फिर ऐसी स्थिति में जब तक दोनों की फिर से अलग अलग ना हो जाए तब तक के लिए लिमिटेशन पीरियड वहीं सस्पेंड रहेगा। और चलिए सेक्शन 10। रुक जाए अभी। अच्छा देखिए इसको ध्यान से, एक दिन और लेंगे, एक दिन और लेंगे तब ये और अच्छा क्लियर हो, मगर जब क्लियर हो जाएगा तो कभी भी अनक्लियर, क्योंकि बहुत कोशिश करके हम लोग इसको तैयार करते हैं अपने जो लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं। और आज अभी हम लोगों ने 8 या 9 तक पढ़ाया था। कल अच्छा कुछ चीज़ें हम भेज देंगे, इलस्ट्रेशंस वगैरह क्या करेंगे, भेज देंगे। आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, इर्रेस्पेक्टिव कि ये आपके सिलेबस में है कि ये सब ऐसी चीज़ें हैं ना, चाहे आर्बिट्रेशन हो, चाहे लिमिटेशन, चाहे जेजे एक्ट, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपस में लॉ से क्या है, ये इंटरकनेक्टेड हैं। आपको बेटर लिखने में ये हमेशा काम आएगी। तो आज की क्लास हम लोग यहीं बंद करते हैं। कल जीएस होगी ना, होगी। कल जीएस के बाद जो अपना रेजिड्यू सेक्शंस है वो हम पढ़ाएंगे। कल लिमिटेशन एंड हो जाएगा और डे आफ्टर टुमारो यानी कल के बाद जो परसों आएगा उस पर हम लोग क्या स्टार्ट कर देंगे, जो रेजिड्यू है वो एविडेंस एक्ट 2-3 दिन में एंड करेंगे। तो चलिए आज का हम लोग का यही कार्यक्रम एंड होता है। अब हम लोग कल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। कल जीएस